वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे सभी मित्रों को मैं गुड मॉर्निंग कहना चाहता हूँ और आज मैं आपसे यहाँ पर कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ जो कि ना सिर्फ आपके एकेडमिक्स के लिए बल्कि आपके लाइफ में भी आप कैसे स्टडी को, एजुकेशन को देखते हैं, इस पे आपके इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू अब पहले करता हूँ, लेकिन मैं कुछ चीज़ों को आपको इस सेशन में आपसे बताऊंगा ताकि आप जो है आप कैसे नॉर्मल लाइफ की स्टडी को, साइंटिफिक स्टडी को, टेक्निकल एंड वेरी पिन पॉइंटेड कॉन्सेप्ट एंड एकेडमिक्स को आप कैसे रिसीव कर सकते हैं, ये आपको पता हो, ये मैं आज आपको बताना चाहूँगा। तो मेरा लेक्चर बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे जीवन की अभी जितनी भी आयु है, इसमें जितने भी धक्के खाए मैंने, जितने भी गालियाँ खाई घर से, जितने भी चोट खाई, उस चोट ने मुझे बहुत सिखाया और उसी को मैं आपके सामने प्रोड्यूस करूंगा। अगर आपने इसको ध्यान से सुनेंगे आप, तो मैं श्योर हूं कि आप यू विल बी वेरी ग्रेट लर्नर and a very great academician after this lecture. Okay, so let me introduce you to all of you. I am, as I have earlier said, I am Priyesh Ghosh. I did my engineering from computer science stream or computer science branch. Then I went to CDAC Pune or CDAC. आफ्टर विच आई वॉज ब्रीफली इन IT फील्ड में छोटा था, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं घर में जहाँ जहाँ मैं पैदा हुआ, जिस सिटी में, इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, हमारे घर वाले, हमारे ताऊ चाचा और सब लोग खुश नहीं, उनकी मानसिकता थोड़ी अलग थी। तो उनके घर वालों के प्रभाव से और घर वालों की सोच के कारण मैंने किसी को खाने छुपा के ही कहा, लेकिन गवर्नमेंट सर्विस और प्राइमरीली सिविल सर्विस की मेरे मन में इच्छा जागी। मैं उस पथ पे चला, लेकिन किस्मत में शायद नहीं था, ये मैं कहूँगा। लेकिन उससे मैंने बहुत सीखा जो मैं आज आपके सामने प्रोड्यूस करूँगा। ठीक है, ये तो एक पॉइंट हुआ। लेकिन मैं छोटा, मतलब आपसे मजाक में ये बात कहना चाहता हूँ, बोलना नहीं चाहता था आज भी। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे फादर बैंक में बहुत ही रिस्पेक्टेड पोस्ट में थे, लेकिन उनकी बहुत लाइफ, कहीं कोई 80% लाइफ रूरल एरियाज ऑफ यूपी में बीती। और आज भी मैं आपको बताता हूँ, जब कभी मैं घर जाऊँ, अगर मैं पुणे से घर जाता हूँ, बेंगलोर से घर जाता हूँ कभी, तो वहाँ जो आसपास के जो अंकल आंटीज हैं, जो कि बहुत ही एक साधारण जीवन जीते हैं, तो पूछते हैं क्या करत हो। तो मैं जवाब देता हूँ कि, समझ लीजिए, मैं जवाब देता हूँ कि मैं विप्रो में नौकरी करता हूँ। तो कह रहे वो तो कोई प्राइवेट कंपनी है, छोड़ के पुलिसवा ज्वाइन कर लो। हमने कहा क्यों चाची जी? कहा वहाँ इज्जत है, वहाँ इज्जत नहीं है, यहाँ सलूट है। फिर चाचा जी आके कहते हैं कि भाई तुमने फौज क्यों नहीं ज्वाइन किया? तो हमने कहा चाचा जी हुआ नहीं, तभी तो इतनी चर्बी आई है, थोड़ा मेहनत करो, दौड़ो। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसे वो कहते हैं। तो इसीलिए जो है आज भी जो है वहाँ एक, एक आर्मी की नौकरी या सिविल सर्विस का, या इस टाइप के जो गवर्नमेंट सेक्टर की, जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर की जो एक रिस्पेक्टेड नौकरी, उसकी अलग इज्जत है। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, लेकिन देखिए मेरा जन्म और मेरी परवरिश और मेरा मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहाँ हुआ है, तो उस कारण एक प्रभाव तो मानसिकता पे रहता ही है। ये मैं मान 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 कहूँगा और आप सब शायद इससे सहमत होंगे। लेकिन चलिए अभी उस बात को छोड़ते हैं, अभी मैं आज के मुद्दे पे आता हूँ। और आज का मैं लेक्चर क्यों कर रहा हूँ, इसका आपको मेन रीज़न बताता हूँ। देखिए, कभी कभी गुस्सा मुझे आ जाता है, और मेरे एक फ्रेंड ने मुझे जर्मनी से फ़ोन किया, कहा कि यार तू तू बहुत अच्छा लेक्चर देता है इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, लेकिन भाई तू अब टेक्निकल आदमी नहीं रहा। अब तो प्योरली जो है वो आप एक थ्योरेटिकल सिविल सर्विस वाला या उस टाइप का बनना, तो टेक्निकलिटी से तो दूर हो गया। और मेरा खून खौल उठा, क्योंकि मैंने जीवन में, जितनी मेरी एज है, 90% टाइम टेक्निकल स्टडी पे दिया। बीटेक किया, फिर सीडैक में गया, फिर जब जब मैं अपनी तैयारी भी कर रहा था, क्योंकि मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, मैं एमटेक नहीं हूँ, मेरे बीटेक प्लस सर्टिफिकेशन है, सीडैक है। और यूपी के कॉलेजेस में अब जो रूल बना है नया, उसमें एमटेक होना अनिवार्य है, जितना मेरी जानकारी है। तो इसीलिए मैं बहुत प्राइवेट कॉलेज में गया, तो उन्होंने कहा देखिए सर, सीधा तो आपको नहीं ले सकते, लेकिन एडहॉक में आप टेम्पोररी लेवल पे हम आपको रख सकते हैं। आपके रिकॉर्ड बड़े सही हैं, लेकिन आप एमटेक है नहीं, तो आप जानते हैं कानून का यहाँ पर क्या रूल है। तो इसीलिए जब मैं, क्योंकि आपको पता होगा सिविल सर्विस या किसी भी गवर्नमेंट सर्विस की जब तैयारी आप कर रहे हैं, तो हाथ में पैसा होता नहीं है। क्योंकि मैं घर में भी चला गया था, इलाहाबाद में तो कोई IBM की कंपनी है नहीं, ये इसको आज प्रयागराज कहते हैं, कोई कंपनी है नहीं, कंपनी तो बेंगलोर और पुणे में है। तो करूँ तो क्या करूँ? तो सब ने कहा कि भाई एक चीज़ है, अगर तू चाहे तो पढ़ाना शुरू कर भाई, कुछ पैसा कमा सकता है, अपने पॉकेट मनी कम से कम। और कम से कम जैसे अब तेरा तेरा समझ लीजिए हैप्पी न्यू ईयर है, तेरा बर्थडे है, उसके लिए तो पिताजी से पैसे मांग नहीं सकता ना, तो तू खुद से थोड़ा कमा ले और पढ़ा ले।
तो पढ़ाना इज अ वेरी गुड ऑप्शन टू अर्न सम मनी फॉर योर पॉकेट एंड स्मॉल पर्पसेस ऑफ योर लाइफ, लाइक इट इज ये है। तो मैं इसी कारण से मैं जब अपने होम टाउन में गया 2000, तो उसमें मैंने पढ़ाना शुरू किया, और उससे, और मैं आपको बताता हूँ, लेकिन देखिए हर एक चीज़ का जीवन में एक बहुत ही उपयोगी पक्ष भी है। देयर इज अ वेरी गुड साइड ऑफ एवरीथिंग। जब मैंने ये पढ़ाया स्टूडेंट्स को, देखिए जब मैं पहली बार गया, मैं आपको पूरी तो बात याद नहीं, लेकिन अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, तो एक प्राइवेट कॉलेज में मैं गया, तो उसने कहा कि सर आप तो एमटेक है नहीं, तो मैंने कहा ठीक है सर, जो आपको इच्छा हो आप दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा आपको आता क्या? मैंने कहा सर मेरी मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस तीनों ही मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता हूँ, आप बस मुझे मौका दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, आप इतना जब कह रहे हैं तो आप जो है, आपको हम आपकी बात भरोसा कर लेते हैं। तो तब मैंने जो है पहली बार उस कॉलेज में, मैं जिस कॉलेज में गया था एज एडहॉक या तो एज अ टेम्पररी टीचर, क्योंकि एमटेक था नहीं उस समय मेरे पास, तो मैं वहाँ स्टार्ट किया मैंने। और विश्वास नहीं करेंगे, मुझे शायद घमंड था कि मैंने पढ़ लिया, मुझे सब कुछ आता है, लेकिन वो जब पहले दिन मैंने पढ़ाना शुरू किया, पहले एक मंथ में, शायद सब्जेक्ट में बहुत अच्छा बोल सकता था, लेकिन जो स्टूडेंट्स के साथ डीलिंग थी, उसको उसमें मुझे इतना ज़्यादा झटका लगा कि तब मुझे लगा कि अभी तो मैंने कुछ सीखा ही नहीं है। ये बात मैं आपको, आप हंसेंगे लेकिन ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जैसे देखिए, तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जैसे अब जैसे देखिए बड़े बड़े जो कॉलेजेस है, आईआईटीज है, एनआईटीज है, उसमें जो भी बच्चे स्टूडेंट जाते हैं वो एक टफ एग्जाम पास करके जाते हैं। लेकिन जो सारे प्राइवेट कॉलेजेस आप जानते हैं, उसमें 30% ऐसी सीट होती है, मैनेजमेंट सीट। अब अगर कोई किसी के पिताजी यूपी में जमींदार है किसी रूरल एरिया में, और वहीं पर एक कॉलेज खुली, तो अपने बेटे को कह सकता है ठीक है तू भी चला जा कल से, हम हम इसके जो है उसके कॉलेज के जो मालिक से बात कर लेंगे, तू मेरा बेटा है, मैं तो यहाँ का जमींदार हूँ। मैं आपको समझा रहा हूँ एग्जाम्पल। तो अब ऐसे स्टूडेंट्स को भी आपको डील करना पड़ता है, क्योंकि आप आईआईटी में नहीं पढ़ा रहे कि सारे स्टूडेंट्स आपको एकदम टॉप लेवल एजुकेटेड होके एक टॉप एग्जाम पास करके आ रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट है जिसके मतलब कुछ न का करत हो, कुछ न करत हो, तो चलो बीटेक कर लो, ऐसे भी मैंने सुना है। थोड़ा आप हंसेंगे, लेकिन जो है मैं कहना चाहूंगा, इसको सुना है, ठीक है। तो एक दिन एक लड़का मेरे पास आया, तो उसने मुझे कहा कि सर हमको वेब प्रोग्रामिंग सीखनी है, वेब डेवलपमेंट या वेब वेब प्रोग्रामिंग, आपको मैं कह रहा हूँ वेब डेवलपमेंट। तो मैंने कहा ठीक है बेटा बैठो। तो उसने फिर कहा, हमने कहा कि बेटा तुम वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो, तुम्हें पता है कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तुम्हें पता है वेरिएबल क्या होता है? अरे नहीं नहीं सर, मुझे वेब डेवलपमेंट बताइए। कि हमने क्यों कहा, मेरे भैया ने कहा उसमें 10 लाख का पैकेज है। तो मुझे तो पहले बड़ा क्रोध आया, लेकिन अब मैं क्या करता, मैंने थोड़ा हंसा, और फिर मैंने जो है उससे थोड़ा बैठाया, अच्छी बातें की, फिर वो चला गया, ठीक है। मैं क्या उसे क्या आप समझ लीजिए मैं क्या बोलता। तो जब ये पहला 1 साल मैंने देखा पढ़ाते हुए, तो मैंने समझा कि सिर्फ किसी बच्चे को एक चैप्टर पढ़ा देना, एक हर्बर्ट शील्ड के 4 क्वेश्चन लिखवा देना, जो कि कॉलेज में होता है, क्योंकि आप जानते हैं मैं जब कॉलेज में गया, एक इंस्टीट्यूशन में गया, तो वहाँ के प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि सर आप क्रिटिकल थिंकिंग स्टूडेंट्स में डेवलप कीजिए। ये तो कॉलेज के मालिक था, उसने कहा सर ये थिंकिंग तो बात कीजिए, पहले पास कराइए बच्चों को, तो रिजल्ट अच्छा होना चाहिए भाई, 90% पास होने चाहिए सर आपके यहाँ। तो अब इसका इसका तरीका ये होता है कि भाई आपको, जब आप जानते हैं कि यूपी 2 का एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझ कहता हूँ, तो उसमें 5 यूनिट आनी है। अब हर यूनिट का एक सिलेबस डिफाइंड है, तो आपको सब स्टूडेंट्स को वो क्वेश्चन आंसर, या जो टॉपिक है उसको नोट्स लिखवा देना पड़ेगा। वही ठीक है, अगर तुम अच्छे नहीं हो, बहुत ही पढ़ाई तुम करते भी नहीं हो, तुम उस कम से कम उस नोट्स को पढ़ के तुम जाओगे, तुम 30 तो पार ही कर जाओगे। तो एटलीस्ट जो हमसे उम्मीद किया जाता है कि हम पास करा दें सबको, तो हम करवा सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरा आपसे कहने का जो तात्पर्य है, जो कहने का जो मतलब है कि क्योंकि जब आप इस कॉन्सेप्ट पे जाते हैं कि आपको सर बच्चों को सबको पास कराना है, तो फिर पहला एम स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कराना है, मतलब पास कराना, क्योंकि वो एक ब्रूट रिजल्ट है ना। 100 स्टूडेंट है तो भाई 90 स्टूडेंट्स को आपको पास कराना ही है, ठीक है। नहीं करा पाएंगे तो आप रॉन्ग लिस्ट में आ जाएंगे, मतलब कि तो क्रिटिकल थिंकिंग या लॉजिकल माइंडसेट या टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम, ये बात की चीज़ है, पहले पास कराना है, क्योंकि वो सीधा सीधा हिसाब है जिसको कहते हैं। अगर मेरी भाषा थोड़ी हार्ड है तो आप सुन लीजिएगा, ठीक है। तो ये पर्सपेक्टिव। तो मैंने जब कई कई समय पढ़ाया स्टूडेंट्स को, फिजिक्स पढ़ाया, इंजीनियरिंग फिजिक्स रहता है, इंजीनियरिंग मैथ्स रहता है, और फिर कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस में बहुत सब्जेक्ट है, सबसे पहला आता है डिजिटल लॉजिक डिजाइन, फिर आता है डेटा स्ट्रक्चर, फिर आता है एल्गोरिदम आता है, फिर आता है, अगर आप देखें मतलब ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट है, वो है। फिर आता है आपका फाइनल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके फाइनल ईयर के बाद, तो मैं कहता हूँ जो गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसमें फिर आता है आपका जो है ऑटोमेटा थ्योरी, कंपाइलर, ये सब चीज़ आती हैं। तो
तो ये सब चीज़ आता है। जैसे आप अगर गेट का सिलेबस अभी आप डाउनलोड करें इंटरनेट से, उसको पढ़ें, तो ये लिखा रहता है कि इसमें इतना नंबर है, इसमें इतना, इंजीनियरिंग मैथ है उसमें ये। तो मुझे एक सिलेबस मिला होगा और मैंने उसको बच्चों को कन्वे किया होगा, क्योंकि मुझे उसको पास कराना है, सीधा हिसाब है। क्रिटिकल थिंकिंग, हाई लेवल आइडियोलॉजी, सब बड़ी बड़ी बातें। पहला है कि बच्चों को आपको पास कराना है सर, क्योंकि हम आपको तनख्वाह दे रहे हैं। ये एक पहला सिद्धांत है, चाहे आपको सुनने में अच्छा लगे नहीं ना लगे। तो जब मैंने कुछ समय स्टूडेंट्स को पढ़ाया, तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि मैं अगर इनको सिर्फ और सिर्फ ये लिखवा दूं, व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, व्हाट इज दिस, या व्हाट इज वेब डेवलपमेंट, व्हाट इज टेक्स्ट बॉक्स, व्हाट इज लेबल्स, व्हाट इज ड्रॉप डाउन लिस्ट। मैं आपको एक मोटी बात बता रहा हूँ। अभी मैं टेक्निकलिटी तो बहुत जाऊंगा अभी, लेकिन मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कॉन्सेप्चुअलिटी, उसकी जो फिलॉसफी है, उसकी जो बेसिक पृष्ठभूमि है, ये समझना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है आप सभी के लिए, ठीक है। तो जब मैंने इनको, तो मैंने कहा कि यार इस तरीके से मैं इनको पास तो करा सकता हूँ, लेकिन इनमें एक एक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का जो एक स्पिरिट है, जो इनमें उसमें उसमें भावना है, वो मैं नहीं ला सकता। एक अगर आप बीटेक पास करके निकल रहे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का, तो आप में वो चीज़ दिखना चाहिए। जैसे आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे बहुत ही, आप हंसेंगे। हमारे जो क्लास में कभी कभी एक्सटर्नल प्रैक्टिकल लेने सर आते थे। हमारे हमारे जो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो हमारे कॉलेज के मालिक थे, तो वो सोचते थे कि 30 में 30 या 100 में 100 इनको प्रैक्टिकल में दे दे। तो सर को बुलाते थे, इधर आओ बेटा, इंजीनियर का स्पेलिंग लिख के दिखाओ। तो वो लिख नहीं हो सक, अरे साहब आइए देखिए इंजीनियरिंग, आप आपके यहाँ से बड़े बड़े भयानक इंजीनियर बन रहे हैं। तो हमको भी, मैं भी शर्मा जाता था कि भाई इंजीनियर की स्पेलिंग लिखनी नहीं आती। और ये वो एक्सटर्नल टीचर भी मजा लेते थे कि भाई देखो, मतलब आई शुड नॉट यूज दिस टाइप ऑफ वर्ड्स, बट कहते थे साहब देखिए सर, आपके इंजीनियरिंग इनकी स्पेलिंग नहीं आती, इनको इंजीनियर की स्पेलिंग नहीं आती। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलिए, मैं हंस तो इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं किसी को बारे में हार्ड वर्ड नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये चीज़ है। तो जब मैंने कुछ समय पढ़ाया, तो मैंने ये देखा कि यार सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन लिखवा देना है, चैप्टर को कॉपी पेस्ट करना है, फोटो स्टेट देने से ये पास तो हो जाएंगे, लेकिन इनमें इंजीनियरिंग का सेंस क्रिएट नहीं होगा। आप अगर खुद को 4 साल बाद ये कहना चाहते हैं कि आई एम अ वेल डिफाइंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, तो आप में वो चीज़ दिखनी चाहिए, आप में एक इंजीनियर का चरित्र दिखना चाहिए, इंजीनियर का नेचर दिखना चाहिए। ये मैं आपको बता कहूँगा, बहुत ही हार्डनेस के साथ ये आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं जो चीज़ कह रहा हूँ अभी तक आपको, मैं आपने इसको समझा होगा, मैं ये चीज़ अब जो है, मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा आपको, ठीक है। अब ये तो एक एक इसका इसका परिप्रेक्ष्य है, इसका एक पृष्ठभूमि है, मैं अब आपको बताता हूँ। अब अब ये चीज़ें शुरू होती होती हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया, मैं रिकैप कर देता हूँ कि मैंने जर्मनी से एक फ्रेंड ने फ़ोन किया कि यार तू बहुत अच्छा वीडियो बनाता है, लेकिन सारी वीडियोस तेरी इंडियन हिस्ट्री पे, आज़ादी पे, नेताजी पे, पार्टीशन ऑफ इंडिया पे, तू टेक्निकल अब नहीं रहा। तो मुझे बहुत गुस्सा है कि यार मैंने ज़िंदगी में 90% टाइम टेक्निकलिटी पे ही दी है। ये तो पिछले 2-3 साल से घर वालों के पे प्रेम इतना ज़्यादा था, मैंने इसको लिया, मतलब मैं तो टेक्निकल पर्सन ही हूँ, तो मुझे गुस्सा है। तो ये उसी का एक परिणाम है, ये जो आपके साथ मैं सेशन या वीडियो कर रहा हूँ, ये उसी का एक परिणाम है, ठीक है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है। इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा मैं जो कह रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने फिर कहा कि मैं जब पहली बार मैं गया, तो मुझे एक फ्रेंड ने एडवाइस किया कि भाई तेरे पास अगर पॉकेट मनी तुझे चाहिए, तो अब हर चीज़ में तो घर वालों से पैसा मांगना बहुत ही अनएथिकल है, अनुचित है, तो पढ़ाना शुरू कर दे। तो इससे अपनी लाइवलीहुड की कम से कम तो कमा सकते हो, क्योंकि इलाहाबाद में तो जहाँ होम टाउन है, जिसको आज का प्रयागराज कहते हैं, वहाँ तो इन्फोसिस या विप्रो या टेक महिंद्रा या कॉग्निजेंट या आपको आईबीएम, कैपजेमिनी नहीं आने वाली। ये तो बड़े बड़े सिटी में, यहाँ पर अगर तू रहना है, तुझे पढ़ा के जीना है, ये तुझे मानना ही पड़ेगा। तो मैंने भी उनकी बात सुन ली। और पढ़ाने में ये होता है कि देखिए, जैसे आप किसी, समझ लीजिए आप किसी कंपनी में कॉग्निजेंट में नौकरी करते हैं, आप इसे बहुत हाई लेवल पे जॉब करते हैं, तो उसमें नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ती है। पढ़ाने में ये है कि आपको पता है कि हमने 4 साल ये पढ़ा है, यूपीटीयू में कैसे इंसान पास होता है, उसको पास कराना कैसे, तो बहुत चीज़ें आपको पता है। कुछ आपको बहुत नया, बहुत ठीक है, थोड़ा नया चीज़ सीखना पड़ता है, लेकिन इतना नया नहीं सीखना पड़ता। और पढ़ाने में, मैं जिस होम टाउन से, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, पढ़ाने की इज्जत भी है कि मास्टर साहब हैं। तो मैं देखो, आपको शायद मेरी बात सुनने में अच्छी ना लगे, लेकिन ये है कि मास्टर साहब है, मास्टर साहब है, अरे इंजीनियर साहब है। अब मैं सब पसंद नहीं करता। बैंगलोर में तो ये सब का कुछ चलता ही नहीं। अगर आप कहेंगे भी, लोग आपको कहेंगे ही इज अ नॉन सिविलाइज्ड पर्सन। लेकिन हम जहाँ रहते हैं प्रयागराज में, उत्तर और स्पेशली रूरल एरियाज है, अरे मास्टर साहब पैर छुओ, उनके सर झुकाओ, ये जो चीज़ें हैं, ये होता है। मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, बट दीज आर द फैक्ट्स ऑफ लाइफ इन द
place and in the city which where I was born और where I was born and brought up, right? मेरा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है। अब आते हैं मेन इशू पे जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये। तो मैंने इतनी तो कहानी आपको सुनाई, लेकिन आपको बेकार की नहीं सुनाई। इसका जो सीधा मतलब है, मैंने जब आपको कहानी सुनाई कि वो लड़का जब उसने कहा कि मैं वेब डेवलपर बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे क्लास और वेरिएबल से कोई ज़्यादा मतलब नहीं, वेब डेवलपर सीधा बनना चाहता हूँ। तो मैंने समझा जब तक इनकी मानसिकता को चेंज नहीं किया जाएगा तब तक जो है मैं कभी भी जो है इनको एक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर नहीं बना सकता। वही होगा कि ये पास हो जाएंगे, इंजीनियर की स्पेलिंग लिख नहीं सकेंगे, ठीक है। मुझे लगा कि मेरी एकेडमिक्स और मेरी फैमिली बैकग्राउंड ने मुझे ये कहा कि आपका ये ड्यूटी है कि आप एक लड़के को अच्छा पढ़ाई लिखाई बनाइए। तो मैं जो आज आपसे कहने जा रहा हूँ, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत ही मन में बसा लीजिए। देखिए, मैं आपसे कहता हूँ कि जब मैंने हाई स्कूल में गया, मैं 9th क्लास पास किया था, तो मेरी एज 14 या 13 साल थी और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप उस समय होने वाला होता है, तो तब से ही तैयारी करनी पड़ती है। तो मुझे क्रिकेट टीम में जाना था, इसलिए मैंने, और मेरी मम्मी डेली गाली देती थी कि तुम सब्जी बेचोगे। तो इस मम्मी की गाली खाते खाते मैंने जो है 10th पास किया और अच्छा कुछ नंबर आ गया, तो मैं इंटर में मुझे साइंस मिल गई। इंटर में तो मुझे पता ही था कि कुछ होना ज़्यादा नहीं है, मुझे क्रिकेट खेलना था। कुछ लड़के आईआईटी की तैयारी करते थे, उनको आईआईटी निकालना था। मुझे, मेरे घर वाले तो चाहते थे मैं आईआईटी निकाल लूँ, लेकिन मुझे सचिन बनना था। अब सचिन बनने के साथ साथ आईआईटी तो निकाला नहीं जाता, तो बीच का रास्ता ये है कि 60% पाके पास कर दो, इज्जत बचा लो। मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको ठीक ना लगे, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो तब जो है ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो तब जो आईआईटीज की कोई बात करता है, कोई लोग अगर हम आईआईटी निकालेंगे, तो उन लोग एससी वर्मा या इरोडोव्स या इस टाइप की, रॉबर्ट रेस्निक, डेविड हेलिडे, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, इस टाइप की किताब पढ़ते थे। और मैं आपसे बताता हूँ, तो हम लोग को जो हमारे दोस्त थे उस जोन में, वो कहते भाई वो सब सवाल तू ना छू पाएगा, तू बस 60% पा जाइयो, इससे ऊपर ना देखना तुम, क्योंकि आईआईटी वाईटी तेरे बस की बात नहीं। तू सचिन बनना है तो आईआईटी तू क्या निकालेगा भाई, तू अपने घर वालों की इज्जत रख ले, माता पिता की इज्जत बचा ले, सम्मान बचा ले अपने अपने पुरखों का, और 60% पाके निकल जा। तो ये है। और विश्वास नहीं करेंगे, मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। पहली बार मैं जब गया आईआईटी के कोचिंग में, तो इरोडोव्स की बुक मिली। मैं फिजिक्स की इसलिए बात करता हूँ कि मैं मानता हूँ कि पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड का सबसे किंग है फिजिक्स। और फिजिक्स आपको समझ में आ गई, फिजिक्स का कॉन्सेप्चुअलिटी इतनी ज़्यादा है, वो समझ में आ गई, तो आप सब चीज़ को जो है, आप उस पर जो है सब चीज़ पे आप जो रूल कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। पता नहीं आपका मानना है कि नहीं, मेरी इतनी विनम्र पूर्वक सोच है, ठीक है। तो यूरोडोस की एक क्वेश्चन था, मुझे हल्का हल्का याद है कि पहला भूल गया हूँ, लेकिन हल्का को बताता हूँ क्या क्वेश्चन। उसमें ये था कि एक लिफ्ट है, समझ लीजिए 10 तल्ले का है, 1 to 10th फ्लोर की लिफ्ट है। अब 10th फ्लोर से जैसे लिफ्ट नीचे आ रही है, समझ लीजिए उसका धागा है, जो स्ट्रिंग है लिफ्ट का, वो टूट जाता है। जैसे लिफ्ट होल्ड होता है, आपको पता होगा, एक स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है जिससे लिफ्ट को होल्ड करता है, और लिफ्ट फ्री फॉल में आ गई है। तो जो आदमी है लिफ्ट में, वो जो जो पर्सन है वो नीचे जाएगा, और उसका वो जब नीचे जाएगा तो लिफ्ट इतनी तेज जा रही है कि वो नेचुरल जो 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 नेचुरल जो स्पीड है, नेचुरल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसको भी सरपास अगर कर जाए, तो वो आदमी का सर जो है वो लिफ्ट के छत से, लिफ्ट के अपर बॉक्स से उससे लड़ जाएगा। तो ये इस टाइप, तो आप दो लड़ेगा तो किस टाइम पे लड़ेगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और आदमी को चोट लगेगी कि नहीं, और लड़ेगा तो उसका हिटिंग जो कॉलिशन होगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। ये इस टाइप क्वेश्चन होते हैं। जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, तभी मेरी आधी ताकत निकल गया आईआईटी के बारे में, मैं समझ गया। तो मुझे आज भी याद है, इंटरमीडिएट का साल था, तो हमने सोचा, फिर हमने बातचीत की, सबने कहा भाई इंटर पहले अच्छा हो, इसके बाद एक साल आईआईटी की तैयारी करना। अभी इंटर की तरफ ध्यान दे, क्योंकि ये रिजल्ट अगर रिपोर्ट कार्ड में तेरा अच्छा परसेंट नहीं आया, तो आईआईटी भी तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये तो तेरा दोनों कहते हैं ना, दोनों हाथ क्या कहते हैं ना, वो पहले तो दोनों हाथ जो है आपके जल गए एक तरह से, अगर आप कहें ऐसा। तो उसने कहा, तो मैंने फिर बहुत सोचा समझा, तो मैंने फिर इंटरमीडिएट जब था, तो मैं इंटरमीडिएट की तैयारी की। मैंने लगा कि अगर आईआईटी की तैयारी करना है, तो मुझे एक साल बाद लेके ड्रॉप करके तैयारी करूंगा। अभी मैं इंटरमीडिएट की ही तैयारी करता हूँ, या इंटरमीडिएट, ये मैंने समझ लिया आईआईटी के बारे में। तो देखिए, तब बच्चा था, और हमारे फादर बैंक में बहुत ही बिजी रहते थे, माँ घर संभाले कि बच्चे को संभाले या अपने बेटे को बड़ा करे। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद हम इंटर पास कर जाए 60% पाके, आज कुछ अच्छा बने, आईआईटी वाईटी हमारे बस की बात नहीं है। मैं आपको एक बहुत ही छोटा एग्जांपल देता हूँ। फिर इससे भी बड़ा एग्जांपल है, जब मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने इंटरमीडिएट दिया, तो पीसीएम के साथ कंप्यूटर साइंस भी मैंने लिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ प्लस कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो कई मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो बहुत ही एक नियरेस्ट एक पर्सन था, मतलब एक फ्रेंड था, उसने कहा यार कंप्यूटर कंप्यूटर मत ले। हमने क्यों, कहा कि यार तू नहीं जानता, उसमें जानता है, उसमें एक भी तू एक अगर एक कोई प्रोग्राम क्रिएट करेगा, बनाएगा, उसमें एरर ही आता रहता है।
उससे अच्छा कोई हिंदी या फिजिकल नॉलेज ले ले, उसको पलट के पास कंप्यूटर में तुझे टेक्निकल है, उसमें एरर आ जाएगा, तो तू कब तक एरर सुधारता रहेगा? हमने कहा हाँ तू सही कह रहा है भाई, एरर आ जाएगा। तो बड़ी मुश्किल से घर वालों के डांट डांट से मैंने जो है वो कंप्यूटर साइंस ले लिया। और वो मैंने कैसे, और जब मैं कॉलेज गया, मेरा जब मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की मैंने आपको बता रहा हूँ पढ़ाई की, तो वो भी ये था कि मुझे पता नहीं था मुझे क्या सब्जेक्ट लेना है काउंसलिंग के समय। तो मुझे ये पता था एवरग्रीन ब्रांच, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सब एवरग्रीन है। कंप्यूटर साइंस में जब मैं जिस दिन मैं लेने गया, उसने जब काउंसलिंग का जब वो पीरियड था, उसके मतलब उस पीरियड उस वीक में जो काउंसलिंग का पीरियड था, तो किसी ने मुझे बताया कि आईटी, ये आईटी और कंप्यूटर साइंस में जॉब बहुत है, तू यही ले लो। तो मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने आईटी में अपना अपना दिलचस्पी दिखाया, अपना ब्लॉक किया और मुझे कंप्यूटर साइंस मिल गया। ठीक है, मतलब आईटी पहले मिला, फिर फर्स्ट ईयर के बाद कंप्यूटर साइंस मिला। लेकिन मैं आपको बताऊं तो तब भी जब कंप्यूटर साइंस भी मैं पढ़ने गया, मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ, तो मुझे लगा कि मैं ये प्रैक्टिकल कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं बना सकता, मुझे याद करके किसी से पास होना है। और मेरे सीनियर लोग ने बताया कि इंटरनल में टीचर को खुश रखो, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी गुड मॉर्निंग और पैर वैर छो सर के, तो इंटरनल तुम्हें दे देंगे। एक्सटर्नल में थोड़ा मेहनत कर लेना, याद होता कर 45 तक भी पा जाओगे, क्योंकि यूपीटू में नंबर ही कम देते हैं, तो इंटरनल एक्सटर्नल मिला के तेरा अच्छा परसेंट आ जाएगा, इसी तरीके से है। तो अब इस तरीके, तो मुझे पता था कि मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या ऑन ऑन लैपटॉप और ऑन कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता, मैं याद करके पेपर भर के लिख के आना, यही मेरी पढ़ाई थी। ठीक है, तो मैंने फिर ध्यान सुनिए मैं आपसे क्या कहता हूँ। जब आईआईटी में गया तो सबने कहा इतना कठिन सवाल है, ये आईआईटी के क्वेश्चन तो उससे ये मैकेनिक्स के और थर्मोडायनेमिक्स के और इलेक्ट्रॉनिक्स के और क्या नाम है ऑप्टिक्स के और मैग्नेटिज्म के तो उससे हो नहीं पाएंगे, तो इसको याद करके बस पा जाना, टीचर को खुश करना, वो तुझे 30 में 30 इंटरनल दे देंगी, प्रैक्टिकल स्कोरिंग कर देंगी और तू 60% पा जाएगा। बीटेक में गया जब, तो उसने कहा कि भाई बहुत कठिन प्रोग्रामिंग होती है, ये लिंक लिस्ट है, एरे है और क्या नाम है स्टैक है और सब है, ये सब प्रोग्रामिंग कंप्यूटर, अगर तू कंप्यूटर में फंसा लैपटॉप में तो तू प्रोग्रामिंग कभी नहीं कर सकता, इसीलिए तू याद करके जो दूसरा रूट है कि भाई याद करके सही से याद करके लिख के चले आना, और तू और इंटरनल में टीचर को खुश रखना, तुझे पास तो तू फर्स्ट क्लास तो पाई जाएगा। ये मैं आपको बताता हूँ, ये सुन के हो तो देखिए, आप माइंड की फीडिंग ही ऐसी हुई। ठीक है, जब सिडैक पुणे में फर्स्ट टाइम गए तब थोड़ा सा उसमें एक झटका लगा कि, लेकिन तब भी ये जो कॉलेज का और स्कूल का और कॉलेज का जो हैंगओवर है वो इतना ज्यादा था कि वहां भी गए तो वहां भी ये था कि थोड़ा ठीक है दिखाने के लिए थोड़ा कंप्यूटर वप्यूटर कर लेंगे, लेकिन याद करके लिख के पेपर आना है, 100 की सीधी बात, चाहे मानो तुम चाहे ना मानो। ठीक है, कहते ना कि हमें तो पता है गालिब जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए सोच अच्छा है। हमें तो पता है गालिब जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए ख्याल अच्छा है। तो वही है, तो जब मैं सीडैक में भी गया तो मैं ये था कि ये इन लोग पता नहीं क्या क्या 12-12 घंटे प्रोग्राम करते हैं, या उसकी सीडैक की क्लासेस बहुत बड़ी होती थी, सुबह को 8 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक, हमको तो याद करके पास होना है। लेकिन सीडैक का माहौल ही थोड़ा अलग था, लेकिन मैं तब भी आपसे कहता हूँ, तो ये इस मानसिकता से मैंने अपनी टेक्निकल लाइन में आया। लेकिन मेरा पहला झटका लगा जब मैंने पढ़ाना शुरू किया कॉलेजेस में, आपको जैसे पता यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, पढ़ाना मैंने शुरू किया कॉलेज में। तब मुझे लगा कि, मैं आपको अब बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तब मुझे लगा कि यार लोग कहते हैं आईआईटी बहुत कठिन है, लेकिन इंटरमीडिएट में अगर कोई लड़का 75% पा रहा है, तो न्यूटन लॉ तो वहां भी सेम ही है, मैक्सवेल थ्योरी तो जो जो इंटर में लिखता है इंसान इंटरमीडिएट के पेपर में, और जो आईआईटी के पेपर में लॉ तो सेम ही है। पहला आप जानते हैं कि मैक्सवेल के 4 सबसे फंडामेंटल लॉज हैं, वो मैं अभी अभी आ रहा हूँ उसके बारे में। फिर जो मैग्नेटिज्म का लॉ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लॉ है, लॉ ऑफ मोशन है, काइनेमेटिक्स है, ऑप्टिक्स है, ये सभी चीज तो सेम ही है। जैसे मैथमेटिक्स में मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जो कैलकुलस है वो आप इंटरमीडिएट में भी जो क्वेश्चन करते हैं उसमें भी कैलकुलस का मतलब होता है कि डी वाई बाई डी एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये हुआ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। फिर मैं कह रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स मीन्स डिफरेंशियल ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। ठीक है, ये हुआ। अब इसका मतलब ये तो फॉर्मूला हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब एक कर्व में 2 पॉइंट्स हैं, उसके बीच अगर दोनों पॉइंट्स बहुत नियर हो जाए, तो उसके बीच का जो स्लोप है, तो कर्व का जो स्लोप है उसी को कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स। साइन डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। मैं आपको अभी देखिए, मैं अभी बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको एक विजन बता रहा हूँ टेक्निकल और साइंटिफिक स्टडी का,
इसका भी मैं भी 50 लेक्चर बना सकता हूँ एक टॉपिक का, लेकिन मैं आपको विजन बता रहा हूँ क्यों, क्या क्या मानसिक क्या क्या परेशानी है, वैचारिक क्या परेशानी, ये जब तक आप नहीं समझेंगे, क्योंकि देखिए कुछ भी चीज को आपको समझना है तो उसके स्तोत्र, उसका जो पृष्ठभूमि है, उसकी जो बैकग्राउंड है, उसकी जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, जब तक आप उसको नहीं, उस पर हिट नहीं करेंगे, आप कहते हैं ना, नींव कमजोर है तो इमारत ढह, पेड़ की जड़ नहीं है तो पेड़ गिर जाएगी, जड़ पहले होना बहुत जरूरी है। ऐसा मैंने धक्का खा के सीखा। बहुत ही, मैं अब छोड़िए, मैं हार्ड वर्ड यूज नहीं करना चाहता, मैंने उससे सीखा, ठीक है। तो जो मैं कह रहा हूँ, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं जो कहना चाहता हूँ आप सभी से, ठीक है। तो जब मैंने मैंने फिर मैंने ये देखा कि यार फिजिक्स में अगर मैग्नेटिज्म इंटरमीडिएट में पास करके लड़का 80% पा सकता है, 80 नंबर पा सकता है, तो वही मैग्नेटिज्म तो आईआईटी के पेपर में भी आ रहा है, फंक्शंस अगर मैथमेटिक्स में आ रहा है, आईआईटी में भी आ रहा है। तो ये ऐसा क्या होता है कि एक लड़का ये मान लेता है, मैं अपना एग्जाम्पल, कि हम इंटर में तो हम 70% पा सकते हैं, लेकिन हम आईआईटी तो पेपर एक भी सवाल नहीं छू सकते। मैं आपको दिल से कहता हूँ, जिस दिन मैं इंटर पास किया, मुझे यही सोच थी कि इंटर में तो हम कैसे ना कैसे पा जाएंगे, लेकिन आईआईटी हम कभी नहीं निकाल सकते, तो वो हमारे 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 बस का ही बात नहीं है। हम तो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, घर वालों की गाली के कारण हम पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है बीच का रास्ता निकाल लो, अच्छा लिख के, टीचर खुश करके, प्रैक्टिकल इंटरनल एक्सटर्नल मिला, कैसे ना कैसे एक एक्सपेक्टेबल परसेंटेज आ जाए, इससे ऊपर कुछ नहीं। आईआईटी तो, लेकिन देखिए ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम एक ही चीज है, कंसेप्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग। मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। जब मैं पहली, आपको पता होगा मैथमेटिक्स में, फिजिक्स की मैं बात कर रहा था, मैग्नेटिज्म की, मैथमेटिक्स पे आते हैं। जब मैं पहले बार मैथमेटिक्स पढ़ा, वो आईआईटी कोचिंग में गया इंटरमीडिएट के 1 साल बाद, तो आप जानते हैं डिफरेंस फंक्शन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, फिर डिफरेंशिएशन आता है। तो फंक्शन में शायद 6 नंबर रहता है, डिफरेंशिएबिलिटी में 2 नंबर, फिर डिफरेंशिएशन में शायद 25 नंबर रहता है, ऐसा मुझे हल्का हल्का याद है, अगर इंटरमीडिएट की बात मैं कर रहा हूँ, एकदम से एग्जैक्ट मैं आपको मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम जब आईआईटी की कोचिंग में गए, मैं एक ही बेटा था, पिताजी ने इलाहाबाद से बाहर निकलने नहीं दिया, उस समय का इलाहाबाद, ठीक है। तो जब मैं गया आईआईटी कोचिंग में, तो हमको याद है, मुझे 10 महीने मिले थे, ठीक है। 10 महीने में 6 महीने में सर ने फंक्शन समझाया। तो घर में एक दिन बात हुई, तो मेरे किसी पिताजी या मम्मी ने कहा कि फंक्शन में तो सिर्फ 5 नंबर था, तो इसके लिए इतना समय क्यों लगा रहा है, मेन तो डिफरेंशिएशन है। तो शायद उन्होंने बात भी की हमारे सर ने कहा कि मैम, फंक्शन का स्लोप निकालना, y इज इक्वल टू साइन एक्स का स्लोप निकालना डिफरेंशिएशन होता है, और उसके कर्व के अंडर एरिया निकालना को इंटीग्रल कहते हैं। फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज जो कहते हैं dy बाई dx, और समेशन यानी इंटीग्रल इज कॉल्ड अ समेशन, यानी कि टोटल एरिया अंडर अ कर्व। तो ये चीज जो है, ये मुझे तब समझ में आई, अभी तक तो मैंने आपको ये बताया, ये चीज है, ठीक है। तो मैं जो चीज आपसे बता रहा हूँ, आप एक चीज मुझे बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने, आपका, अब तो मैंने कंप्यूटर, अब देखिए मैं आपको दो चीज बताऊँ, कंप्यूटर साइंस को अगर आपको समझना है, उसकी मैथमेटिकल बेसिस है डिस्क्रीट मैथ, सेट रिलेशन फंक्शन, ग्रुप थ्योरी, बुलियन थ्योरी, ये सब मिला के लॉजिकल गेट्स का जो आधार है, ये सब है, ये कंप्यूटर साइंस का डिस्क्रीट मैथ। फॉर सिंपल एग्जांपल देखिए, जैसे समझ लीजिए, आप गूगल पे या यूट्यूब पे लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको गाना सुनने का बहुत शौक है, तो आपने मोहम्मद रफी का गाना देखा, मेरा महबूब आया है, तो कंप्यूटर मेरा महबूब आया नहीं सुन रहा है, वो, हाँ, वो ह्यूमन बाय नहीं है। उसकी जो आप जो लिख रहे हैं, जो हिंदी इंग्लिश वर्ड लिख रहे हैं या इंग्लिश में लिख रहे हैं, उसका जो स्काई कोड है, जो 0 1 के फॉर्मेट में है, जिसको कि बाइनरी बाइनरी न्यूमेरिकल या बाइनरी यूनिट कहते हैं, या बाइनरी थ्योरी कहते हैं, उसी फॉर्म में कंप्यूटर उसको रिसीव कर रहा है, जो 0 एंड 1 का। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, जैसे समझ लीजिए, आपको मैं बताता हूँ, मतलब जैसे कि कुछ भी चीज आप एंटर करते हैं, जैसे सिंबल एंटर करें प्लस का, जैसे आपने लिखा कि प्लस का एंटर किया, इक्वल का एंटर, कॉमा का एंटर किया, आपने लिखा कि, जैसे आप यूट्यूब में या गूगल पे एंटर करते, गूगल का जो सर्च बॉक्स होता है, तो तो लैपटॉप जो है, वो जो लैपटॉप में आप एंटर कर रहे हैं, या आप डेस्कटॉप में एंटर कर रहे हैं, तो जो हाई लेवल लैंग्वेज है, जो कि हमारा आप और एक आम आम इंसान, एक हाई लेवल होता है, एक मशीन लेवल होता है, ये एक डिफरेंशिएशन है। मशीन लेवल लैंग्वेज वो है जो कि एक मशीन जिसको एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसको अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज है जो हम आप लैपटॉप में प्रिंट करते हैं, लिखते हैं, ये। तो और जो ये चीज है, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये इसका मेन 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 जो है, वो है थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। एक हाई लेवल लैंग्वेज हम लिख रहे हैं, और एक
जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो रिसीव कर रहा है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, जिसको बाइनरी बाइनरी यूनिट्स कहते हैं, बाइनरी मैथमेटिक्स कहते हैं एक तरह से। अगर आप देखें, जैसे आपने वो पढ़ा होगा, लॉजिक गेट्स पढ़ा होगा, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट। ये तो कंप्यूटर के, मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। देखिए, जब एक वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है तो उसको वन कहा जाता है, और जब एक स्विच या वायर से स्विच स्विच ऑन को वन कहते हैं, स्विच ऑफ को जीरो कहते हैं। इसीलिए समझ लीजिए, मैं आपको 2 मिनट सुनिएगा मेरी बात। समझ लीजिए कि चार चार पैरेलल सीरीज में चार पॉइंट्स लगे हुए हैं, चार स्विचेस लगे हुए, पॉइंट लगे हुए हैं। एक स्विच को भी आपने अगर ऑफ कर दिया तो करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट रुक जाएगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन पैरेलल में अगर चार वायर लगा है तो अगर एक स्विच को आप ऑफ कर दे तो अगले तीन से वो फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो जो ये में तो जब करंट फ्लो नहीं कर सकता तो उसको जीरो कहते हैं, और जब करंट फ्लो कर सकता है तो उसको वन कहते हैं। मतलब वन इज सक्सेसफुल, वन इज नॉन। इसको बाइनरी थ्योरी कहते हैं, या इसको बाइनरी मैथमेटिक्स कह लीजिए। या जैसे बाइनरी मैथमेटिक्स, जैसे आपने देखा होगा 1.1 = 1, मतलब दोनों जगह से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है, तो उसका जो कॉम्बिनेशन है वो वन है। 1.0 इज इक्वल टू जीरो, 0.1 इज इक्वल टू जीरो, 0.0 इज इक्वल टू जीरो। ये इसको कहते हैं एंड गेट। और गेट का मतलब होता है 1+1, मतलब कि दोनों तरफ से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है। 0+0 मतलब दोनों तरफ से नहीं पास करी। 1+0 मतलब एक से पास करी, एक से नहीं पास करी। 0+1 इज ऑल्सो सेम। तो मैं कह रहा हूँ इसको बाइनरी मैथमेटिक्स कहते हैं, जो कि आपकी कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक्स है। ये तो एक चीज हुई, मैं आपको समझाऊं। देखिए, आज मैं आपको फंडामेंटल आइडिया बता रहा हूँ, आज मैं आपको बहुत ज्यादा उसको नहीं कहूंगा। तो जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, जिसको मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कि देखिए, बात ये कि अगर आप समझ लीजिए अपने कॉपी पेस्ट में फेबोनिकी सीरीज क्या होता है। पहला नंबर जीरो है, दूसरा वन है, तीसरा टू है, तीसरा वन है, 0+1, चौथा है टू। ये है फैक्टोरियल सीरीज, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आता है। या साइन सीरीज, कॉस सीरीज, ये तो बेसिक चीज हुई। ये तो ये सब जब अगर आप पेपर पे कर सकते हो तो आप लैपटॉप पे क्यों नहीं कर सकते। ये कहना कि भाई देखो, लैपटॉप कंप्यूटर साइंस से दूर रहो, प्रोग्रामिंग में एक बार फंस गए तो एरर ही आता है, वो कभी क्लियर नहीं होता। तो मैं आपको छोटा एग्जांपल, आप हंसेंगे। जब मैं पहली बार गया, मेरा क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मेरा मेन था, कंप्यूटर मेरा 5th सब्जेक्ट था। मैं आपको समझाता हूँ, कंप्यूटर साइंस से नहीं, कंप्यूटर साइंस इंटरमीडिएट में। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। तो उसमें सिंटैक्स एरर हो जाता है। समझ लीजिए जैसे प्रिंट एफ होता है सी में, सी आउट सीन होता है C++ में। अब आपने कहीं कॉमा गलत लगा दिया, सेमी कोलन गलत लगा दिया, तो फिर वो सिंटैक्स एरर आता है। एक होता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर मतलब समझ लीजिए आपने लूप को इनफाइनाइट टाइम्स चला दिया, तो उसको लॉजिकल एरर कहते हैं। तो सिंटैक्स एरर होता है जो कि आपका जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है। जैसे समझ लीजिए मैं कह रहा हूँ कि तुम क्यों खाना खा रहा था, तुम क्यों खाना खा रहा था, ये भी एक सिंटैक्स एरर है। तुम क्यों खाना खा रही थी होना चाहिए, इसको इसमें जो जोड़िएगा मत। मैं कह रहा हूँ सिंटैक्स मतलब जो भाषा की एरर है, जो कंप्यूटर साइंस की जो प्रिंटिंग लैंग्वेज की एरर है। और लॉजिकल एरर है, लॉजिकल फॉल्ट का मतलब है जैसे आपने एक लूप को इनफाइनाइट टाइम्स चला दिया, तो उसको लॉजिकल एरर कहते हैं। ठीक है, ये अब जब सिंटैक्स एरर से मुझे इतना डर लगता था इंटरमीडिएट में, मुझे आज भी याद है, हमारे क्लास में वो होता था, क्लास में लैपटॉप वो डेस्कटॉप में प्रोग्राम बनाने पड़ते, तब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स एडिशन, जो बेसिक लेवल होते हैं प्रोग्राम ये होता है। लिंक लिस्ट का तो प्रोग्राम मैंने कहीं बनाया नहीं डर के मारे इंटरमीडिएट में जब था, क्योंकि लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे एरे एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में होता है, जैसे इसको रो एंड कॉलम कहते हैं। लिंक लिस्ट का क्या है कि एक नोड में एक इंफॉर्मेशन रहता है और एक एड्रेस रहता है। जैसा बोलिए पहला नोड है, उसके में दूसरे नोड का एड्रेस है, क्योंकि वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं है। जैसे 0001020311101213 ऐसा नहीं है, तो इसलिए एड्रेसिंग जो है एरे की तरह नहीं है। जैसे आप रहते होंगे फ्लैट सिस्टम में जो सारे एड्रेस होते हैं वो सिक्वेंशियल स्टेप में होता है, लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता। लिंक लिस्ट में क्या है, एक पार्ट में एड्रेस है, एक पार्ट में इंफॉर्मेशन, एक में एड्रेस है। तो इसीलिए जो एक फर्स्ट नोड है उसमें सेकंड नोड का एड्रेस है, क्योंकि उसमें कोई श्रृंखला में नहीं है। ठीक है, ये है। मैं आपको बेसिक बात बताऊं, उसकी बड़ी बात बाद में समझाऊंगा। तो मैंने लिंक लिस्ट का डर के मारे प्रोग्राम नहीं बनाया। पॉइंटर का मतलब क्या होता है, पॉइंटर क्या है, पॉइंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, जो भी आप स्टोर कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में, आपने समझ लिए कोई इंटीजर है,
कोई अपने फ्लोट कैरेक्टर है, कोई अपनी स्ट्रिंग कैरेक्टर, वो सॉरी कैरेक्टर, आपने अपना नाम स्टोर किया, कुछ भी स्टोर किया है समझ लीजिए किसी प्रोग्राम में, लैपटॉप में, सॉरी अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो वो जो मेमोरी एलोकेट करता है, पॉइंटर इज द वेरिएबल विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ठीक है। तो पॉइंटर का भी मैंने डर से कोई प्रोग्राम नहीं बनाया, मुझे लगता था कि मैं कहीं बना नहीं सकता इसका, इसमें तो मैं फंस जाऊंगा, तो मैंने कहा याद करके इसको लिख दो और कुछ नंबर वंबर पा जाएंगे और टीचर से खुश करके प्रैक्टिकल नंबर ले लेंगे, 60 तक आ जाएगा, ये एक प्रैक्टिकल चीज है, ठीक है। लेकिन देखिए मैं कहना चाहता हूँ, और डराया भी आपको ऐसे जाता है कि हाई स्कूल तो आसान है, इंटर में तो कोई पास ही नहीं हो सकता, मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। लेकिन देखिए अगर कोई सही से बताने वाला आपको रहे कि भाई ये जो कठिन नहीं है, जो तुम अपने मैथ्स की अपने जो कॉपी में तुम लिख रहे हो फेबोनिकी सीरीज, F A B, अब पहला जो एलिमेंट होगा वो ए बी का सम होगा, तो पहला 0 1 तो तीसरा 1 होगा, चौथा फिर 2 होगा, पांचवा फिर 3 होगा, ठीक है, ये है, ठीक है। आप ये अब आपको निकालना है एक नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं, इसका प्रोग्रामिंग सिंपल है कि लूप चलाइए, अगर वो नंबर अपने खुद से और वन से ही सिर्फ डिवाइड होता रहे, हो रहा है, तो वो प्राइम नंबर, वो फिर वो प्राइम नंबर है। अगर वो उसके बीच में किसी और से डिवाइड हो जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, तो उसमें फ्लैग लगा दीजिए, फ्लैग समझ लीजिए जैसे कोई नंबर है, उसको अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, 13 है, 13 से 1 से और 13 से डिवाइड होता है, लेकिन समझ लीजिए 14 है, वो 7 से और 2 से भी डिवाइड होता है, तो जब डिवाइड होगा तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो फ्लैग, जैसी फ्लैग की वैल्यू 2 से ज्यादा आ गई तो फिर आप कह देंगे ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ये देखिए बहुत बहुत सिंपल, लेकिन इसको बताने वाला होना चाहिए। इस चीज को जब तक आपको ये बताएगा नहीं कि देखो भाई, तुम क्या सोचते हो कि आईआईटी बहुत कठिन है और इंटर में तुम बस टीचर को खुश करके या पढ़ के या पुराने पेपर देख के 60% पास है, तो तुम ये तुम्हारी मेंटल पैरालिसिस है, ये प्रैक्टिशनल पैरालिसिस नहीं है, ये तुम्हारी मानसिक पैरालिसिस है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है आपके लिए कि अगर इंटरमीडिएट में हम, अगर हाई स्कूल में हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं तो वही न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आईआईटी के पेपर में आ रहा है। अगर हम मैग्नेटिज्म का लॉ पढ़ रहे हैं तो वही आ रहा है, मैक्सवेल का लॉ भी वही आ रहा है, थर्मोडायनेमिक्स का भी वही आ रहा है, और आपका ऑप्टिक्स का भी वही आ रहा है। सिमिलरली जब आप कंप्यूटर शुरू करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, इसको बहुत ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, देखिए अब हम लोग ये प्रॉब्लम है, हम लोग जब जाते हैं घर वालों की गाली होती है कि पढ़ के परसेंटेज पाना है, मोहल्लेदारों की इज्जत का खिलवाड़ होता है कि इतना परसेंटेज आपका बेटा पाया। तो मैं बहुत ईमानदारी से और बहुत ऑनेस्टी से आपको बताऊंगा, सत्य बताऊंगा आपको, मैं धोखे में शायद रखना, मैं अगर रखूं तो मैं भूल करूंगा आपके साथ, ठीक है। इसीलिए पढ़ाई होती है तो पहले दिन से ही आप ये सोचने लगते हैं कैसे हमको नंबर पाना है, मुद्दे की बात भाई, नौकरी कैसे पानी, नंबर का पैसा कैसे कमाना है, धोखा देके भी, घूस देके भी नौकरी का जो रिजल्ट है, हार हार की जीत, उसमें ये नहीं सोचा जाता कि कॉन्सेप्चुअलिटी क्या है। मैं आपको समझाता हूँ, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो ये अब तो इसीलिए अब जब ये मानसिकता होती है तो आप बस कहते हैं किसी, हमको क्वेश्चन पेपर टारगेट करना है, एक बुक लेना है, किसी तरीके से हमको जो है वो परसेंटेज पाना है और पेपर भर के आना है, 200 की सीधी बात, चाहे आप मेरी बात से सहमत हो या ना हो। ये तो अब जब ये एक इशू है। अब आप जैसे कंप्यूटर साइंस का ही आप एग्जांपल ले लीजिए, जो भी कंप्यूटर की पढ़ाई हो, जैसे डेटा स्ट्रक्चर है, एल्गोरिदम है आपका, डिजिटल लॉजिक है आपका, फिर कंपाइलर है, इंटरप्रेटर, अब इन सब में जब तक आप इनको कंप्यूटर पे कोडिंग नहीं करेंगे आप, तब तक आप इनको विजुलाइज नहीं कर सकते। लेकिन हमें पता है कंप्यूटर में कभी कोडिंग कर नहीं सकते, हम कभी, मैं अपनी बात बता रहा हूँ जो अपने क्लास की बात, सबको पता है, सबको पता है। मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ, मैं थोड़ा सा सच बोलने का बीमारी थी मुझ में, अब तो नहीं है अब तो हमारे क्लास में क्या होता था, जिस दिन प्रैक्टिकल का एग्जाम होता था, एक लड़का सब प्रोग्राम कर, सब उसके पीडीएफ लाके, वो पेन ड्राइव लाके, सब उसी को कट पेस्ट करके दिखा देते थे। तो मैंने एक दिन कहा सर से, सर देखिए ये बेईमानी मुझे अच्छी नहीं लगती, 6 प्रैक्टिकल होते सब में चीटिंग करके लिखना मुझे अच्छी नहीं, मैं अब तो 10 प्रोग्राम रहते थे। सर कहते, होता था क्या, एक चिट बनाई जाती थी, चिट यो जो गुल्लक होता है ना, वो क्या, वो बॉक्स, उसमें आपको उठाना था प्रोग्राम 1, समझ लीजिए जैसे आप कर रहे हैं फेबोनिकी सीरीज, किसी का फैक्टोरियल आ गया, किसी का कोई सीरीज आ गया, मैं आपको उदाहरण समझाता हूँ। तो मैं कहा सर ये सब नाटक छोड़िए, मैं 2 प्रोग्राम पढ़ के आऊंगा, एक ही लिख दूंगा सर, ये मतलब ऐसे सर से नहीं बोलता था, सर आई डोंट बिलीव इन दिस टाइप ऑफ ड्रामास, मैं 2 ही पढ़ के आऊंगा, आप मुझे सब नहीं कहिएगा, मैं 10 पढ़ नहीं सकता, मैं 2 ही पढ़ के आऊंगा। तो ये जो है इस तरीके से मैं हुआ। और ये है, अब सबको पता है कि प्रोग्राम कोई लिख नहीं सकता, किसी को आता जाता है नहीं, और कोई, सबको पता है 1 घंटे में वो रन नहीं हो सकता, लैपटॉप या डेस्कटॉप या कंप्यूटर पे रन नहीं हो सकता। तो उसे पता है, वो तो उसे भी पता है, जो आता है एग्जामिनर उसे भी पता है कि हम जहाँ जा रहे हैं हमको मिठाई और हमको बहुत स्वागत होगा हमारा, हमको
वो क्या कहे पनीर की सब्जी, मिठाई और ये खिलाया जाएगा। जब ये खिलाया हमको जाएगा तो हमको नंबर देना है। अच्छे भी ऐसे भी एग्जामिनर बहुत सिद्धांतवादी है, लेकिन मैं एक बेसिक बात कर रहा हूँ जो है, क्योंकि उनको सबको पता है कि कहाँ ये ऐसे तो कॉलेज खुले यूपी में कि जैसे कि मैं जमींदार हूँ तो मैंने कुछ नेता को कुछ चमचागिरी की और मैंने एक लैंड खरीद लिया और मैंने उसके ऊपर एक कॉलेज खोल दिया। ऐसे तो अब इन कॉलेज में जो स्टूडेंट जा रहे हैं उनको पास हो जाए बड़ी बात है, वो क्या प्रोग्राम बना के 1 घंटे में शो करेंगे, रन करवा देंगे। ये देखिए एक बहुत ही कटु सत्य है, कोई मानना ना चाहे या ना चाहे। अब देखिए देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं जो चीज कहना चाहता हूँ बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। लेकिन देखिए अब दिक्कत क्या है कि आप जब इस मानसिकता से आप पढ़ के पास आउट होते हैं तो कहते हैं ना, मैं आपको एक चीज, एक सीडैक में हमारे एक सर थे, उन्होंने एक चीज कही थी और मैं आज तक उसको भूल नहीं पाया। उन्होंने कहा था कि अगर मतलब उन्होंने इस चीज को कंप्यूटर साइंस के रेस्पेक्ट में कहा था, मैं भी आपको कंप्यूटर साइंस के रेस्पेक्ट में कह रहा हूँ, उसमें आप मैथमेटिक्स भी फिजिक्स भी थोड़ा थोड़ा मिला लीजिए। कि गलत चीज आपने एक बार अगर लाइफ में गलत रास्ते पे आपने गलत चीज, गलत थ्योरी आपने पढ़ी है, तो सही थ्योरी पढ़ने के लिए गलत थ्योरी को अंडू करना पड़ता है। फिर सुनिए जो मैं कह रहा हूँ, गलत थ्योरी आपने पढ़ी है अपने जीवन में, गलत 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 टीचिंग आपने ली है, तो सही टीचिंग तक पहुंचने के लिए उस गलत टीचिंग को अंडू करना पड़ेगा, उसको अनरीड करना पड़ेगा। आपने उसको डू किया तो उसको अंडू करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जैसे कहते हैं ना पाप का प्रायश्चित किया जाता है, ऐसे कहा जाता है। मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन बच्चे थे तो हम सीरियल, टीवी सीरियल देखते थे तो कहते थे कि तुमने पाप किया, तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो वही कह रहा हूँ ये। तो ये पढ़ाई के साथ भी ये बहुत चीज है। तो जब आप इस तरह से मानसिकता से कि हम हाई स्कूल से पास होंगे, इंटर में हम को ऐसा कंप्यूटर साइंस हमने इंजीनियरिंग में लिया, तो हमको पता है कोई प्रैक्टिकल जो एग्जामिनर उसे भी पता है कि इन लोग कोई रन करा नहीं सकते प्रोग्राम, हमारे सर को भी पता है। तो प्रैक्टिकल का बस यही है कि कंप्यूटर में किसी ने पीडीएफ लेके कट पेस्ट कर दो और वो नंबर देके चला जाएगा, सबको पता है। और हमको जो है किसी तरीके से पेपर भर के आना है, लिख के आना है, जो थ्योरेटिकल पेपर है। तो ये होता है। तो इस मानसिकता से जो निकलता है तो आप उससे उम्मीद कर लेंगे कि वो आईबीएम में जाकर सुपर कोडर बन जाएगा, या वो इन्फोसिस में जाके या टेक महिंद्रा में या क्या नाम है कॉग्निजेंट में सुपर सुपर एक घंटे में वेब टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम बना देगा। तो ये आप अपने आप से धोखा कर रहे हैं। कहना कहते हैं ना कि मतलब कहते हैं ना कि चोरी कहते थे कि उट पटांग का धन जो है चित पटांग में जाता है, मतलब चोरी का पैसा जो है वो कभी इंसान को बर्बादी पे ले जाता है। तो ऐसे जब इंसान पास आउट होता है तो उससे आप ये उम्मीद ना कभी ना लगाइए कि वो जाके कोडर बन जाके वो गूगल का बड़ा इंजन, सर्च इंजन बना देगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ। अब आपको मैं आज, ये तो मेरी एक बेसिक प्रीमाइस हुई जो मैंने आपसे कहा। अब मैं जो आप कह रहा हूँ बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अब ये हुआ, अब जैसे मैं कहता हूँ अगर आपको कंप्यूटर साइंस पढ़नी है तो आप सीधे, अगर आप सी प्लस प्लस पे पैर लगा रहे हैं या जावा सीख रहे हैं तो पैर पे कुल्हाड़ी आप मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? क्योंकि जैसे अगर आपको बहुत बड़ा संगीतकार बनना है, आपको ठुमरी चाहिए, आपको बड़े गुलाम अली खान और मोहम्मद रफ़ी और लता जी बनना है, तो आप एक दिन में तो उनके सुर ताल को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि उनकी जो सुर ताल है वो साइनोसॉइडल कर्व है। कभी वो उठ रहा है, कभी वो गिर रहा है। लग जा गले, हंसी रात होना, जो मतलब जो भी सिंगिंग है आप देखिए, कोई भी सिंगिंग आप देखिए ना, आन मिलो सजना, जो भी आप सिंगिंग देखिए, एक उसमें अपर नोट है। कहते हैं आप अगर आप सोनी में इंडियन आइडल आप देखेंगे तो कहते हैं तुम्हारे ऊपर के स्वर अच्छे नहीं लग रहे हैं, नीचे का स्वर अपर नोट और लोअर। इसका मतलब कि जब जब कोई सिंगिंग आप कर रहे हैं, जो ज्यादा हाई लेवल पॉइंट है, ज्यादा इमोशनल पॉइंट है, उसमें आपको वॉइस को ऊपर ले जाना है। और जब कोई नॉर्मल पॉइंट है तो वॉइस को नीचे रखना है। जब बहुत देशभक्ति का गाना गा रहे हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों आंख में भर लो पानी, तो आपको बहुत, आप मीठे मीठे नहीं गा सकते, उसको आपको हार्डली गाना पड़ेगा। हर गाने का एक परिपेक्ष है। आप एक भाई भाई बहन के लिए गाना गा रहे हैं, आप एक लवर के लिए गा रहे हैं, आप एक देशभक्ति गाना गा रहे हैं, हर गाने का टोन सेम नहीं हो सकता। एक दोनों दो हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कैंडल डिनर में बैठ के देशभक्ति गाना नहीं गा सकते कि उठ क्या है मेरे वतन के लोगों, फैला लो तिरंगा प्यारा। वो जो है वो आप जब देश कोई हार्ड लाइन सिचुएशन पे है, या देश कोई बॉर्डर पे आर्मी, वो गा सकती है। कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड टेबल के साथ डिनर में वो गाना उस सुर से गाना नहीं गा सकते। तो इसीलिए अगर आपको सिंगर बनना है तो आप में बेसिक सेंस ऑफ म्यूजिक होनी चाहिए। तो उसी तरीके से आपको प्रोग्रामर बनना है तो बेसिक सेंस ऑफ कंप्यूटिंग होनी चाहिए आप में। अब मैं आपको जो कह रहा हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ। तो कोई अगर सीधा जावा वेब डेवलपमेंट में पैर रखता तो पैर तोड़ देगा अपना पहली बार में। ठीक है, क्योंकि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि आपको जब जावा, मैं आपको छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ।
जब मैंने पहली बार सी प्लस प्लस पढ़ा, सी और सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस ही पढ़ा था, तो पहला चैप्टर होता है उसमें लिखा रहता है कि द ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर, द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। उसमें पहले लिखा रहता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या होता है, सेकंड जनरेशन, फिर वीएलएसआई क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो हम लोग सोचते हैं ये सब बेकार है, सीधा आओ मुद्दे पे जहाँ नंबर मिलेगा। देखो देखिए, मतलब मेरी बात को गलत में मत लीजिएगा, लेकिन जो है, लेकिन ये तो पहला अपने आपको आत्महत्या करने के लाइन पे। क्यों मैं कह रहा हूँ, देखिए, आप अगर जावा वेब डेवलपमेंट पे आते हैं तो उसका एक मूल पृष्ठभूमि है, उसका एक स्तोत्र है। तो आप सीधा एमएससी पढ़ना चाहते हैं बिना हाई स्कूल पास किए, आप सीधा ट्रिपल सेंचुरी मारना चाहते हैं बिना 100 बनाए। वीरेंद्र सहवाग ने 300 बनाया था, पहले उसने 100 बनाया, फिर 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300 बनाया, सीधा 0 से 300 पे नहीं पहुंच गया। ठीक है ना वीरेंद्र सहवाग। इंडिया ने इंडिया ने जब किसी देश को 10-0 से हॉकी में हराया तो पहले 0 से 10 पे नहीं, 0 से 2 पे, 2 से 4 पे, 4 से 7 पे, 7 से 9 पे, फिर 10 पे पहुंचा। तो जब आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं या मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो एक फिजिक्स का बहुत बड़ा सिद्धांत, उसको प्रिंसिपल ऑफ कॉजलिटी कहते हैं। ध्यान से, फिजिक्स कहती है कोई भी चीज बिना किसी, कोई भी साइंटिफिक या कोई भी कंसेप्चुअल, तो कोई भी कंसेप्ट ओरिएंटेड साइंटिफिक थिंकिंग बिना किसी कॉज के नहीं हो सकता। जैसे अगर आप देख रहे हैं कि आपने बॉल को जमीन पे फेंका, तो उसका एक जो रिफ्लेक्शन ऑफ उसका जो एक पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है। जैसे आपने बॉल को उठाया, समझ लीजिए एक, कितना मैं 6 फीट पे उठाया बॉल को, फिर फेंका, तो अगर बॉल समझ लीजिए बहुत बड़ा रबड़ का, और क्या कह लीजिए कॉस्को का बॉल है, उसकी जंप बहुत हाई है, लेकिन वो अगर लेदर की बॉल है तो उसकी जंप उतनी हाई नहीं है। ठीक है, तो ये है पहला पॉइंट। आप जब गाड़ी चला रहे हैं, आपने बहुत तेज गाड़ी चलाई और आप फिसल गए तो हाथ पैर टूट के आप हॉस्पिटल जाते थे, लेकिन वही गाड़ी अगर आपने 40 की स्पीड में 30, ज्यादा चोट ही नहीं लगती, क्योंकि जब आप गाड़ी बहुत तेज चला रहे हैं, जब कोलिजन हो रहा है या जब आप गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आपका जो बॉडी का जो कोलिजन है या बॉडी का जो अनकंट्रोलेबिलिटी, वो भी बहुत फास्ट है। 80 की स्पीड में गाड़ी चलाएंगे तो वो बहुत फास्ट होगी, बनस्पति 30 की स्पीड में अगर एक्सीडेंट भी होता है तो आप, क्योंकि गाड़ी में इतना मोशन नहीं है, तो आप संभल सकते हैं। ठीक है, तो ये है कॉज। मैं आपको बहुत हाई लेवल नहीं, बहुत बेसिक हूँ। तो कंप्यूटर साइंस को भी समझने के लिए उसकी कॉज को समझना बहुत जरूरी है, नहीं समझेंगे नहीं कर पाएंगे। मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। लोग असली जानते ही नहीं कंप्यूटर साइंस है क्या। मैं आपको छोटा, अगर आप कंप्यूटर साइंस की थ्योरेटिकल बिगिनिंग देखेंगे तो क्या है बता सकते हैं, वो एबाकस। आप अभी भी बच्चों को कभी लेके जाइए नर्सरी में, तो वो कहते हैं, वो जो होता है ना, वो ऐसे ऐसे करके वो हटाते हैं बच्चे छोटे, वो कैलकुलेटिंग का होता है। तो अगर अगर आप देखें तो कंप्यूटर कहते हैं कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली फॉर इंजीनियरिंग रिसर्च, जो कंप्यूटर का पूरा है, COMPUTR, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर TR, टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, ये पूरा उसका उसका है, कहा जाता है। लेकिन देखिए, ये बाद में बोला गया, लेकिन फंडामेंटली देखा तो कैलकुलेटर का कैलकुलेट से, कंप्यूटर कंप्यूट से सीधा संबंध है। कंप्यूटर एक इंग्लिश वर्ड है, कैलकुलेटर भी एक इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब जब कंप्यूटर की बेसिक बिगिनिंग हुई, पहले जब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, अगर आप देखें, एडवैक कहते हैं और इनियाक कहते हैं। हाँ, वो अगर आप आज मैं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा लेक्चर लेता हूँ तो आप लोग सुन नहीं सकते, 1 घंटे में ही मैं उसको खत्म करूंगा। ठीक है, तो फिर सबसे पहले फिर आया आपका लॉगरिथमिक मशीन आया, चार्ल्स बेबेज ने, जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। फिर आपका जो है, मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे फिर आपका एडवैक आया, इनियाक आया। हाँ, एडवैक ये है। फिर मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले एबाकस, उसका थ्योरेटिकल बिगिनिंग माना जाता है। तो अगर आप देखेंगे कंप्यूटर का जो बेसिक, उसका जो ओरिएंटेशन है, वो हुआ था हाई लेवल मैथमेटिक्स को कैलकुलेट करने का। मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। मेरे जो ताऊ चेपिता के बड़े भाई हैं, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो जब मैं बच्चा था, स्कूल में पढ़ता, वो डेली सुबह कानपुर 4 बजे जाते थे और रात को आते। तो मैं समझ, तो IIT कानपुर में वो सुपर कंप्यूटर था उस समय, तो उसमें ऑपरेट कर रहे हैं। अब सुपर कंप्यूटर का क्या मतलब है, ये समझना बहुत आपके लिए जरूरी है। मैं जानता हूँ 90% लोग नहीं जानते। देखिए, जब ये इंटरनेट आया 90s में, ठीक है, उसके पहले की हम बात करते हैं समझने के लिए, एक लैंग्वेज था फोर्ट्रॉन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, उसका अर्थ क्या था आपको समझ, आप समझ लीजिए, आपको पाई की वैल्यू 1 लाख प्लेस तक निकालनी है। तो नॉर्मल जो कैलकुलेटर होता है आपका, आप खरीदे कैशियो का या नॉर्मल जो दुकान में मिलता है, उसमें तो 8 डिजिट होती है। तो 3.14 से ज्यादा, आठ आठ डिजिट तक ले सकते, 1 लाख डिजिट तक। तो 1 लाख डिजिट निकालने के लिए आपको उतना बड़ा स्टोरेज कैपेसिटी तो चाहिए, उतनी बड़ी स्पीड तो चाहिए। ये दूसरा, समझ लीजिए आपने एक वेक्टर एलिमेंट को, या समझ लीजिए हाई लेवल, जैसे आप जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, आप 3 क्रॉस 3 सीखते हैं ताकि वो ह्यूमन हैंड कर सकता है। लेकिन 300 क्रॉस 300 में कितने एलिमेंट होंगे, 90,000। वो तो कोई ह्यूमन हैंड से पॉसिबल नहीं है। तो आपको उसको कंप्यूटर से ही करना पड़ेगा, उसको कहते हैं सुपर कंप्यूटर।
सुपर कंप्यूटर से कहते हैं उसकी हाई स्पीड, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, हाई एफिशिएंसी, हाई एक्यूरेसी होती थी, उसको सुपर कंप्यूटर कहते थे। तो उसका कभी एम, वेब डेवलपमेंट तो बहुत बाद की चीज़ है, उसका एम जो फोर्ट्रॉन लैंग्वेज था, फार्मूला ट्रांसलेशन, उसका वो बहुत बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज था। अगर मैं तो नहीं, उस समय तो पैदा ही नहीं हुआ था, लेकिन उस समय दुनिया में नहीं, आई डिड नॉट केम इन टू दिस अर्थ, बट फोर्ट्रॉन का मेन, द टाइम फोर्ट्रॉन वाज देयर, आई डिड नॉट केम टू दिस अर्थ, बट फोर्ट्रॉन का जो मेन एम है वो था हाई लेवल कैलकुलेशन, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे समझ लीजिए कि आपको आपको समझ लीजिए पाई की वैल्यू 1 लाख प्लेस तक निकालनी है, वो भी 1 सेकंड के अंदर, या 2 सेकंड, या मैं आपको या तो 1 मिनट के अंदर। तो इसका मतलब कि आपको हाई स्पीड चाहिए, हाई एक्यूरेसी चाहिए, हाई एफिशिएंसी चाहिए, हाई स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, ये हुआ। फिर समझ लीजिए आपको 300 क्रॉस 300 का एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, जब 90,000 एलिमेंट है तो आपको उसको सेव करने के लिए इतनी स्पेस चाहिए, स्पीड चाहिए। तो मैं यही चीज कहना आपसे चाहता हूँ कि ये हुई कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का पहला सी सी बना, और फिर C++83 में आया, फिर अब ये था। तो सी, अगर आप देखें सी भी, अगर आप देखें तो फोर्ट्रॉन तक या सी तक भी इसको प्रोसीजरल लैंग्वेजेस कहा जाता था। प्रोसीजरल लैंग्वेज का मतलब ये होता है, अभी तो मैं एक जेनरिक डिस्कशन कर रहा हूँ, लेकिन मैं तभी आपको थोड़ा हार्ड हिंट दे देता हूँ कि समझ लीजिए जैसे कि उसका मेन, समझिए जैसे कि आपको एक स्कूल का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ठीक है, बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं करता। तो स्कूल का रिकॉर्ड अगर आपको मेंटेन करना, तो हर स्टूडेंट का, भाई हर स्टूडेंट का नाम होगा, उसके पिता का नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका मार्क्स होगा, उसका रोल नंबर होगा, ठीक है। तो अब पांचों के लिए अलग अलग फील्ड, आप अलग 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 पांचों को अलग अलग मेंशन कीजिए, फिर ऐसे करके 1,000 स्टूडेंट है समझ लीजिए आपके स्कूल में, तो ऐसे करके पूरा ये बनेगा, ठीक है। ये था सिंपली प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। लेकिन अगर आप देखें तो C++ वो पहला था, या उसके उसके साथ और भी लैंग्वेज, C++ वो पहला बड़ा फंडामेंटल लैंग्वेज था जिसमें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम का मतलब होता है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, बहुत हाई लेवल पे नहीं जाऊंगा, कि एक ग्रुपिंग, एक एक ग्रुप का कॉन्सेप्ट आना। मतलब कि एक स्टूडेंट है तो उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, उसके उसका उसका जो है रोल नंबर, उसके फादर का नाम, उसके एड्रेस, उसका मार्क्स, ठीक है। सिमिलरली मैं आपको छोटा एग्जांपल दूं, आधार कार्ड तो सबके पास होगा इंडिया में, ठीक है ना। मेरा नाम प्रियेश है, मेरे पिता का नाम है, मेरा एक एड्रेस है, मेरा एक एज है, और मेरा एक आधार नंबर है। इन पांचों को एक अगर सर्कल में आप कंबाइन कर दें, तो ये पांचों मेरे फीचर्स हैं, जिससे मेरी कुछ बहुत हद तक पहचान हो सकती है। और मेरा जो बायोमेट्रिक है, उंगली और आंखों के निशान, तो ये 10 चीज या 8 चीज एक ग्रुप में आ गया। तो इसी को एनकैप्सुलेशन कहते हैं, कि हर चीज को एक ग्रुप में लाना। अब अगर इन चीजों को इस ग्रुप से बाहर निकालना है, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू निकाला जा सकता है, जिसको कि इंस्टेंशिएशन कहते हैं। थोड़ी बड़ी बात हो गई, मैं अभी उसमें नहीं आ रहा हूँ, मैं अभी आपको बेसिक आइडिया समझा रहा हूँ, ठीक है। अब ये हुआ क्लास, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा मैं दूर हटता हूँ, मैं अभी आता हूँ दूसरे पे। अब वेब डेवलपमेंट, जो कि बहुत आजकल हॉट पोटैटो है, कह लीजिए कि सबको वेब डेवलपमेंट सीखना है, क्योंकि 10 लाख का पैकेज कमाना है, अच्छी बात है, कमाना चाहिए, लेकिन वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए उसकी कुछ बेसिक पृष्ठभूमि है, बेसिक आधार है, बेसिक उसकी कुछ स्तोत्र है, बेसिक उसकी कुछ मूलभूत मूलभूत विचार है, उसको नहीं समझेंगे तो वहां तक पहुंचना बहुत कठिन है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए 1995 के आसपास या 1990s में इंटरनेट का आया 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 कंसेप्ट, या इंटरनेट पहली बार है। इंटरनेट से मैं आपको समझा दूं क्या है। देखिए समझ लीजिए पहले जमाने में 60 में अगर आप देखेंगे, वो इंडिया वेस्ट इंडीज का जब मैं, जो लोग रेडियो पे मैच सुनते थे, तब टीवी नहीं हुआ था। इंदिरा जी के समय पहली बार टीवी आई थी, एशियन गेम्स के समय। अब इसका मतलब क्या है कि एक मैच हो रहा है यहाँ से लाखों किलोमीटर दूर, उसको एक वेब सिग्नल के थ्रू आपके रेडियो पे भेजा है, जो कि आप कमेंट्री सुन रहे हैं कि इसने 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 आउट कर दिया, ठीक है। सिंपली ये तो एक पक्ष हुआ इसका, ठीक है। उसका जब इसको फिर जब इसी के बाद जब इमेज को भी जो है, वे एक इमेज को भी, इसको मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के ऊपर एक लो फ्रीक्वेंसी चीज को, जैसे समझ लीजिए आपके भैया सब अमेरिका में बात करें, आपका जो वॉइस है वो तो एक रूम से बाहर भी नहीं निकल सकता, लेकिन आपके भैया से अमेरिका की बात कैसी होगी, कैसे होगी। तो उसको एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव पे एक लो फ्रीक्वेंसी को सुपरसीड या सुपर इम्पोज किया है। तो मैं सिंपल एग्जांपल, अभी मैं आपसे लैपटॉप से बात करूं, ये आवाज मेरे इस चार कोने से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन इसी को मैं जब अपलोड करता हूं तो अमेरिका जर्मनी तक ये वीडियो बहुत इजीली लोग सुन पाते हैं। तो क्या मेरी जो वॉइस है वो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी, या बहुत ही एक सिंपल एक वो है,
एक सिंपल लो फ्रीक्वेंसी एक वॉइस है, ठीक है। इसको एक हाई कैरियर वेव पे, सॉरी, हाई कैरियर वेव पे जब हम सुपर इम्पोज करेंगे या उसको करेंगे, तो फिर जो है वो जो है वो किसी भी मतलब इस वीडियो को कोई कभी जब अपलोड करेंगे, तो जब ये किसी भी जर्मनी में या वेस्ट इंडीज में या अमेरिका में पहुंचेगा, तो वो इसी 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 इंटेंसिटी के साथ वो सुन सकते हैं जिससे मैं बना रहा हूँ। लेकिन इस यहाँ पर जहां मैं बैठा हूँ, मेरे इस चार कोने वाले रूम से बाहर ये आवाज नहीं निकल सकती। तो इससे आप समझ सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इंटरनेट का कॉन्सेप्ट ये है कि समझ लीजिए एक ओलंपिक हो रहा है, समझ लीजिए पेरिस में। अब वहां की चीजों को लाइव आप यूपी के इलाहाबाद में या प्रयागराज में बैठ के देख सकते हो। तो कैसे आप देख सकते हैं? वहां का जो वीडियो है उसको उसको ट्रांसमिट किया जा रहा है, उसको 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 उस वीडियो को जो है एक एक उस वीडियो को सैटेलाइट कनेक्शन भी, अब तो सैटेलाइट कनेक्शन ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आज के हमारे उसमें, आज के हमारे जो पूरी पूरी जो आपकी ये पूरी जो आपकी ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, जिसको हम ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं, हमारा टीवी और ये सब इस पे चलता है ये। तो वहाँ का जो वो वीडियो है वो आपके जो है उस पे आपके जो है द वीडियो हैज बीन ट्रांसमिटेड टू योर टीवी सेट। और पहले जमाने में इसको ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। इंदिरा जी कोई भाषण दे रही थी या कोई 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 किसी लीडर से मिली पूरे देश में, टीवी पे तब आ रहा था, टीवी होता भी नहीं था, लेकिन बहुत लोग, कम लोग हैं और बड़े बड़े सिटीज में था, तो उसको ब्रॉडकास्टिंग कहते थे। बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन भी इसको कहते हैं। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब यही होता है। ब्रॉडकास्टिंग थोड़ा अलग होता है, उसमें क्या होता है कि एक जन बोलता है सब लोग सुनते हैं। उसमें ये नहीं हो सकता कि व्हाट्सएप पे आप अपने फ्रेंड से बात करें, वो आपको कहानी सुना रहे, आप सुना रहे। इसको वन टू ब्रॉड जैसे होता है, इसको सिंप्लेक्स डुप्लेक्स, वन टू मेनी। और ये तो ब्रॉडकास्टिंग का मतलब वन टू मेनी, कि मिसेस गांधी हैं या नेताजी हैं, गांधी जी है, उन लोग कोई बड़ा भाषण या बड़ा कोई वीडियो है और पूरे इंडिया में उसका वीडियो का लोग देख रहे हैं। ध्यानचंद हॉकी खेलने, मैं 30s की बात बता रहा हूँ, आज तो बहुत बहुत ही वक्त का बहुत बहाव हो चुका है, वक्त का बहुत बहुत परत परत दर परत चेंज हो चुका है, ठीक है। उसको ब्रॉडकास्टिंग कहते थे। अब डुप्लेक्स भी वन टू वन, जब मैनी, ये तो वन टू मेनी है। अब वन टू, जैसे आप व्हाट्सएप पे आपने वीडियो कॉल करते हैं, तो वो भी बात कर रहे हैं, आप भी बात कर रहे हैं, दोनों ही बात कर। वो आपने कहा कि भाई तू कैसा है, उसने कहा भाई मैं अच्छा हूँ, अब दोनों ही एक साथ बात कर रहे हैं। दोनों से तो ये है, ठीक है। तो इसका मैं जो आपको मतलब समझा रहा हूँ कि एक लो फ्रीक्वेंसी वेब वेब को एक हाई फ्रीक्वेंसी वेब के ऊपर सुपर इम्पोज किया जाता है, तभी ये इसको इसको कहते हैं ट्रांसमिशन, या जिसको हम कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। ये जो यूट्यूब का कॉन्सेप्ट है, या जो ये आप अपने फ्रेंड से अमेरिका में बात कर सकते हैं, ये इसी एक्चुअली इसका अगर आप देखें, मैं आपको बताता हूँ, इसकी शुरुआत रेडियो वेब से हुई थी। अब रेडियो वेब किसने किया, आप अगर गूगल पे देंगे, मार्कोनी कहते हैं, ये बात सही नहीं है। जगदीश चंद्र बोस थे, आज के कैलकाटा के बहुत बड़े, उसमें थे, बंगाल प्रोविंस था उसमें। उन्होंने इसका सबसे पहली बात इस रेडियो वेब का जो है इसका, यानी क्या, मैं आपको बताता हूँ कैसे। तब ये श्योर नहीं था कि पेड़ों में जान होती थी, तो उन्होंने एक पेड़ को बहुत अच्छा पानी दिया और एक पेड़ को जो है उन्होंने पानी नहीं दिया, बहुत दुखी रखा। उस पे वो गाली देते, मतलब उसमें उसको बैड बिहेव करते थे, एक पेड़ को बहुत ज्यादा नर्चर करते थे। तो जब वो पेड़ टूटा या जब उसको पेड़ को तोड़ते, तो उसमें उसमें उस पेड़ की जो जो करहाने कह लीजिए, उसकी आवाज आती थी, और उन्होंने उस चीज को मेजर किया। तब उन्होंने कहा कि तब वो जो है मार्क मैक्रोनी नहीं, उसके पहले जगदीश चंद्र बोस थे, जो पूरा आज का 5G टेक्नोलॉजी, 4G टेक्नोलॉजी, सारी जो आपकी टेक्नोलॉजी, रेडियो टेक्नोलॉजी कहते हैं, रेडियो वेब है, जिसको वेब, WAV के ये है, इस टेक्नोलॉजी के जनक जो है हमारे जगदीश चंद्र बोस का ये सत्य है, ठीक है। अब इससे तो अब मैं आता हूँ वेब डेवलपमेंट में। जब ये इंटरनेट पहली बार आया इस दुनिया में, उसकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हुई। आज तो दुनिया बदल चुकी है। अब यूट्यूब में जो है ओलंपिक में, विंटर ओलंपिक कहाँ हो रहा है, वो कनाडा में हो रहा है, ग्रीनलैंड में, आप अपने घर में तुरंत देख सकते हैं। अब तो बहुत ज्यादा इट इज हाईली, दिस इज द वर्ल्ड हैज गॉन टू 5G लेवल। बट मैं सिर्फ मैं आज की बात नहीं, मैं थोड़ी पीछे से जा रहा हूँ। तो जब पहली बार ये इंटरनेट का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, तब क्या हुआ, मैं आपको छोटा एग्जांपल देकर समझाता हूँ। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम इन इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा शब्द है, इसमें कई सब पार्ट है। मोबाइल टेक्नोलॉजी आप कहते हैं, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछिए, मैं जानता सब हूँ, लेकिन मैं जिस सब्जेक्ट को पढ़ा हूँ उसमें मुझे कोडिंग पे, या जिसको आप कहते हैं कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो जिसको हम कहते हैं, जिसको बैक एंड प्रोग्रामिंग, फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग, कोडिंग, उसमें मुझे महारत होनी चाहिए। ये तो मैंने याद करके आपको सुना दिया, लेकिन इसका मतलब मुझे बीटेक पढ़ने तक नहीं पता था। मैंने घर वालों के डर से पढ़ाई लिखाई किया, ठीक है, मैं 100 की बात कहता हूँ।
अब आपको मैं सिंपल समझाऊं तो क्या है बैक एंड फ्रंट एंड, ये बहुत बड़े शब्द लगते हैं और आम लोग को, आप इंडिया में एक कहानी ना कि डॉक्टर को बड़ा कैसा बना है, चार बोल दो, लिम्फोसाइकोमा ऑफ इंटेस्टाइन। अरे आदमी पहले इतना घबरा जाएगा इतनी बड़ी इंग्लिश सुन के कि लिम्फोसाइकोमा ऑफ इंटेस्टाइन का मतलब इंडिया में अगर आप कह दो एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, तो पहले ही आदमी डर जाता है। इंग्लिश अच्छी इंग्लिश बोलने से वो पहले ही आप इंसान आधा सरेंडर करने का मन बना लेता है। इंडिया की ये एक है। अब आप बेवकूफ़ी कहिए या अच्छाई कहिए, मैं नहीं उसमें कुछ कमेंट करूंगा। आप सब सोच अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर वो ये है कि जो है मैं आपको कंप्यूटर साइंस की पूरी जो है बेसिक आपको बताई, ठीक है। अब जब ये इंटरनेट का काल शुरू हुआ, मैं जैसे आपको कहा बैक एंड प्रोग्रामिंग, फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, वेब टेक्नोलॉजी, सुन के मैं आपको बताता हूँ, मेरे मेरे एक फ्रेंड थे जो उसने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से पढ़ाई किया, तो उसको अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। तो मैंने कहा क्या कर, उसने मुझे इतनी मोटी एक बुक थी जावा की, J2 ब्लैक बुक थी, और एक हर्बर्ट शील्ड थी, वो दोनों मुझे उसने दिखाई। मुझे देख के घबराहट हो, मुझे लगा कि मैं सचमुच ही मतलब शहीद हो जाऊंगा इसके सामने। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि सारे जो आपके, मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे आपका जो ये होता है जिसको आप फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग और बैक एंड प्रोग्रामिंग, जैसे सिंपली आपको मैं बताता हूँ, आप सभी ने फॉर्म भरे होंगे फेसबुक में आपने लॉगिन किया होगा, इंस्टाग्राम किया होगा, लेकिन या बैंक का फॉर्म हो, रेलवे का टिकट का फॉर्म हो भरा, तो सिंपली एक टेक्स्ट बॉक्स में नाम लिखना रहता है, पिताजी का नाम लिखना रहता है, मोबाइल नंबर लिखना रहता है। अगर आप समझ लीजिए बैंक का फॉर्म भरने, मार्क्स इन द क्वालिफिकेशन लिखना रहता है, ट्रेन में फ्रॉम वेयर टू वेयर लिखना पड़ता है, ठीक है। और फिर आपका ये, तो फिर एक जैसे आपका समझ लीजिए आप सिविल सर्विस का फॉर्म भरा, तो सब ऑनलाइन होता है, तो एक ओटीपी आता है, तो ओटीपी जब आप करते हैं तो फिर वो फॉरवर्ड होता है। जैसा सिंपली आप ओला में जाइए ना, जब आप ओला बुक करते हो कहते हैं सब ओटीपी देने के बाद आपका नाम प्लस रूट का लिंक खुल जाता है वन टाइम पासवर्ड के बाद, ठीक है। ये एक चीज है, ठीक है। तो अब जो ये चीज हम देखते हैं, जो उसका बाहरी स्वरूप है एक वेब पेज का, कि उसमें आपको अपना नाम, अपना पिता का नाम, अपना रोल नंबर नहीं सॉरी, अपना एड्रेस, अपना स्टेट में ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है, फिर अपना क्या कह लीजिए, फिर अपना ईमेल आईडी, फिर सब डोमिसाइल, ये सब चीज, कौन सा एग्जाम में अप्लाई कर रही है, ये सब चीज लिखना आपको पड़ता है। तो इसको कहते हैं, ये एक जो बाहरी आदमी, इसको इसको कहते हैं डेटा हाइडिंग एब्स्ट्रैक्शन। जैसे समझ लीजिए ये स्विच है, आप देख रहे हैं, स्विच देख रहे हैं, अब इस स्विच को आप दबाएंगे फैन ऑन हो जाएगा, ठीक है, ऑन हो जाएगा। लेकिन एक जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं, वो क्या जानते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ रही है, क्या उसका फंक्शनलिटी, उसको सिर्फ आपने कहते भाई स्विच को तू चला देना। तो इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन या डेटा हाइडिंग, कि भाई जो एंड यूजर है उसको बस अपने वर्क के जोन में रहता है, उसको पूरी सिस्टम का क्या इनसाइड मैटर है उससे उसका कोई सीधा रिलेशन नहीं है। इसको डेटा हाइडिंग या इनकैप्सुलेशन कहते हैं। मैं आपको सिंपली ये बात कहता हूं, ठीक है। अब ये तो फ्रंट एंड हो गया एक वेब पेज का, ठीक है। अब बैक एंड का क्या मतलब हुआ? अब ये तो आपने आपने कह दिया, समझ लीजिए किसी स्टूडेंट से कि भाई, तो समझ लीजिए इंडिया में यूपीएससी का फॉर्म है, यूनियन पब्लिक आईएएस एग्जाम जिसे कहते हैं, फॉर्म है। वो आपसे पूछते हैं आपका नाम, आपके पिता का नाम, आधार कार्ड का लिंक, डेट ऑफ बर्थ, ये सब पूछते हैं। या सिंपली ये भी बात, आधार कार्ड भी समझ लीजिए, जैसे आधार में पिता का नाम, आपका एज, आपका एड्रेस, आपके 12 जो है ये फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक्स, मदर का नाम शायद नहीं पूछा था, जितना ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। ये आपका आधार कार्ड में लिंक होता है, आप देखेंगे। तो अब इसका मतलब क्या है? ये तो आपको उसने एंटर कर दिया, किसी आप साइबर कैफे वाले भैया के पास, ये कर देगा, देखा साहब हो गया, ये पर्ची लीजिए, इसको आपसे आप कार्ड निकाल लीजिएगा, ये आपका वो है पेपर है, इसको इसको आप एक महीने बाद दुकान में वो खा जाएगा। लेकिन ये हुआ कैसे? ये जो हमने ये बैंक का फॉर्म भरा, इसका एक लिंक आया, फिर बैंक का फॉर्म अब आपने भरा भी, या तो आपने एसएससी का फॉर्म भरा, तो अब जब आपने फॉर्म भर दिया तो उसका एक एडमिट कार्ड आएगा एक महीने बाद कि भाई इस जगह पे आपका इस सेंटर में एग्जाम होगा। तो ये जो चीज है, ये जो पूरी, ये तो और भी एग्जाम्पल, एटीएम का एग्जाम्पल, भाई अब एटीएम का एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मैं आप सब इन सभी एग्जाम्पल्स के, ये सब प्रोजेक्ट्स होते हैं जो फाइनल ईयर बनाया जाता है, तब हम लोग को डर रहता है और घर वाले चिल्लाते हैं, देखो 300 में 280 पाना है, इसीलिए कैसे टीचर को खुश करो, पैसा लो, करो, परसेंटेज बढ़ाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ का ध्येय या अध्याय है, माफ कीजिएगा मैं कुछ। तो जो वो है आपका एटीएम में क्या है, आप समझ लीजिए स्टेट बैंक अकाउंट होल्डर है, आपने पंजाब नेशनल बैंक में गए आप, या कनारा बैंक के अकाउंट में गए, आपने उसमें अपना कार्ड डाला, एटीएम कार्ड, आपने 2000 रुपीज दिया, निकल आएगा। आपका बैंक पंजाब नेशनल में है, लेकिन आपका अकाउंट कनारा से आप पैसा निकल, कनारा बैंक या ये क्या नाम है आपका
एक्सिस बैंक के एटीएम से आप पैसा निकाल सकते हैं, तो कैसे हो सकता है? तो अब इसकी जो बात है, एक तो मैंने आपको फ्रंट एंड वाले की, इसका लॉजिक जो है, बैकएंड का जो मतलब है मूलभूत, इसका मतलब है जो प्रोग्रामिंग लॉजिक है जिसको पहले कहा जाता था, इसी को इर्द गिर्द चीज बैकएंड के आसपास है। मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से भी सुनिएगा। जैसे बैंक में समझ लीजिए कोई स्टेट बैंक का अकाउंट होल्डर है, कोई पीएनबी का है, कोई कनारा बैंक का है, कोई इंडियन बैंक का है, समझ लीजिए सारे बैंक से इसके अकाउंट होल्डर है। अब हर अकाउंट होल्डर का एक अकाउंट नंबर होगा, एक बैंक का नेम होगा, एक उसकी मनी होगी, कितना वो डेबिट करता है, कितना कितना वो अकाउंट में रखता है, कितना निकालता है, सबका। तो अगर मेरा और अंबानी जी का एक अकाउंट का नंबर हो गया तब तो मुझे जिंदगी में कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। मैं मजाक कर रहा हूँ, इसको सीरियसली मत लीजिएगा मेरी बात को, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब जब ये सारे बैंक को कोर ब्रांचिंग सबको एक 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 डेटाबेस में ले आएंगे, तो सबका एक अलग प्राइमरी की होना चाहिए ना। समझ लीजिए सारे, मिस्टर सुकेश ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मिस्टर अनिरुद्ध, मिस्टर एंटनी ऑफ इंडियन बैंक, मिस्टर कासिम फ्रॉम पंजाब बैंक, सारे तो सबका अकाउंट है सबका। जैसे भी मोदी जी ने जनधन अकाउंट भी अभी शुरू किया था कि सबका अकाउंट बनना चाहिए, सबके अकाउंट का एक अलग प्राइमरी की एक पहचान मुझे, वरना मेरे और अंबानी जी का एक ही अकाउंट हो गया तब तो छोड़िए, मैं कुछ इसमें बोलना नहीं चाहता, ये एक इशू है, ठीक है। तो जब सबका एक अकाउंट होगा, सबका एक अकाउंट नंबर होगा, एक अकाउंट की अलग पहचान, जैसे सिंपली। और दूसरे केस में आधार कार्ड में, अगर मेरा और किसी एक का आधार कार्ड, मेरा और किसी आतंकवादी का आधार कार्ड एक हो गया तो मुझे तो फांसी चढ़ सकती है ना। तो सबका आधार कार्ड का नंबर एक तो प्राइमरी, भाई प्रियेश किसी का भी नाम हो सकता है, मेरे घर में मेरा भाई, मेरे बुआ का लड़का का भी नाम सेम हो सकता है, एड्रेस भी सेम हो सकता है। तो एक जो यूनिक जो नंबर होता है, इसको प्राइमरी की कहते हैं, यूनिक जो आइडेंटिटी होती है वो आपके आधार नंबर होता है, ठीक है। पूरे इंडिया में ये चीज है, ठीक है। तो उसी तरह से यूनिक बैंक का भी जो आपका अकाउंट का जो अकाउंट होल्डर, जो अकाउंट का आपका नंबर है और पूरी आपके अकाउंट की पहचान है, वो एक यूनिक आइडेंटिटी है। क्योंकि दो लोगों का नाम ही सुकेश हो सकता है, ये तो हो ही सकता है, ये तो इंडिया में तो ऐसे नाम ही होते हैं। तो इसीलिए इसको जो आधार ऐसा होता है, ठीक है। जो ये तो आपने अपना नाम भर दिया, या अपना बैंक का एग्जाम का फॉर्म भर दिया, बैंक अकाउंट का फॉर्म भर दिया, फेसबुक का अपना एंट्री कर दिया। फेसबुक में भी आप जानते हैं नाम भरना पड़ता है, पासवर्ड भरना पड़ता है, मोबाइल नंबर देना पड़ता है, जैसे कि ओटीपी आता है। ओला में ऐसा होता है, उबर में ऐसा होता है, खाना जो खाते हैं आप, स्विगी में भी ऐसा ही होता है। अगर आप देखें सिस्टम में मोबाइल नंबर के थ्रू कनेक्टिविटी होती है, ठीक है। तो एक तो हुआ उसका जो स्वरूप है, उसका जो विचारधारा, उसकी जो मॉडलिंग है, वो एक हुआ फ्रंट एंड और एक हुआ बैक एंड, ठीक है। तो फ्रंट एंड में जो एक आम आदमी, जिसके मैंने कहा ना, इस स्विच को आपको दबा के फैन चलाना है, ये टीवी चलानी है, तो ये एक आम आदमी की बात है। उसको किसी आप साइबर कैफे भैया के पास जाइए कि हाँ नाम बताइए, आधार कार्ड लीजिए, हमने आपका फॉर्म भर दिया, ठीक है। अब वो साइबर कैफे वाला भैया तो कॉग्निजेंट के वो सबसे बड़े इंजीनियर नहीं है उनको, लेकिन वो साइबर कैफे वाले भैया हैं, ठीक है, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ मैं। तो अब ये फ्रंट एंड की, बैक एंड का मतलब है कि अब जो ये चीज आपने एंट्री किया, इसको एक सर्टेन डेटाबेस में आपको आपको जो है कीप करना है। क्योंकि देखिए मैं आपको समझाता हूँ, जब फोर्ट्रॉन था, या जब सिर्फ कंप्यूटर का काम कैलकुलेशन था, जैसे मैट्रिक्स, जैसे आपको पाई की वैल्यू 3 लाख के प्लेस तक निकालनी है, तब तब का सिस्टम से अब में ये अंतर आया है कि अब एक डेटाबेस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है स्टोरेज कहाँ होगा। इतने 150 करोड़ लोगों का आधार कार्ड का आधार वो है, आधार है, या आधार नंबर है, आधार अनुक्रमांक है, उसका एक डेटाबेस होगा, ठीक है। आपके बैंक में, भारत में 10 बैंक है, इतने करोड़ लोग, भारत में तो 150, अगर मतलब 100 करोड़ लोग का भी अकाउंट है, तो उनका सबका सेपरेट अकाउंट नेम होगा। तभी तो आप भाई, आप पीएनबी के आप नौकरी करते हैं, आपका उसमें अकाउंट है, आप जो है कनारा बैंक से, क्या नाम है उसका, इंडियन बैंक से भी आप पैसा निकाल सकते हैं। स्टेट बैंक में अकाउंट है, आप इंडियन बैंक से, या क्या नाम है आपका उसको, सिंडिकेट बैंक से ही पैसा निकाल सकते हैं, स्टेट बैंक का भी इससे निकाल सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक का स्टेट, इस यानी कि सारे जो आपके ये है, सारे जो अकाउंट होल्डर्स और सारे जो अकाउंट है, उनकी यूनिक आइडेंटिटी, जैसे आधार कार्ड की सबकी यूनिक आइडेंटिटी, आपका और किसी का दूसरे का आधार नंबर सेम सेम होगा अगर, तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ा एक व्यथा हो सकती है आपके जीवन में। कुछ उसने आतंकवाद कर दिया, आपका हो गया। तो सिमिलरली जो है बैंक का कॉन्सेप्ट भी है, जिसको कि यूनिक अकाउंट नंबर कहते हैं। और कोर ब्रांचिंग का मतलब है सारे जो बैंक है, उनके सबके जो अकाउंट हैं
सबको एक बड़े जिसको आपके डेटाबेस में उसका एंट्री करना, और जब डेटाबेस में एंट्री होता है तो उसका एक यूनिक यूनिक की कह लीजिए, प्राइमरी की होती है, जिससे कि वो सब आइडेंटिफाई होते हैं। सिंपली जैसे आधार कार्ड में किसी दो का नाम प्रियेश हो सकता है, किसी के फादर का भी नाम एक सकता है, सब हो सकता है, लेकिन उससे कंफ्यूजन को उससे दूर करने के लिए एक आपका आधार नंबर होता है, इसका भी क्या कहते हैं उसको, ये आपका वोटर आईडी कार्ड भी नंबर होता है, और आपका ये पासपोर्ट का नंबर होता है, पैन कार्ड का नंबर होता है। सारे नंबर यूनिक होते हैं, आपके नाम फेक हो सकते हैं, सब कुछ, पिता का भी नाम बराबर हो सकता है, तो इसीलिए ये होता है, ठीक है। तो जो फ्रंट एंड का मतलब है कि जो एक फ्रंट एंड का जब आप बात करते हैं, एक आम में देखिए, मैं आज बहुत ज्यादा डीप में नहीं, मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझा रहा हूँ, ताकि मैं आपको बताता हूँ कि आपको एकेडमिक्स में, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, कंप्यूटर साइंस, जो कि टेक्निकल है, यूपीएससी की मैं आज तक बहुत कहानी सुना चुका हूँ आपको, आज मैं टेक्निकलिटी पे फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, ठीक है। तो तो ये ये आपका पूरी कोर ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट है, ये आपका आपका आधार कार्ड कॉन्सेप्ट है, पैन कार्ड का कॉन्सेप्ट है, वोटर आईडी का, पासपोर्ट का कॉन्सेप्ट है, जिसमें यूनिक एक नंबर है, पासपोर्ट का जो आपका जो वोटर आईडी कार्ड है उसका एक यूनिक नंबर है, पैन कार्ड का यूनिक नंबर है, सब अकाउंट नेम यूनिक है आपका। आपका मोबाइल नंबर भी अगर आप देखें, दो इंडिया में जो है मोबाइल नंबर भी इतने 150 करोड़ का डिफरेंट मोबाइल नंबर अगर आपको देना है, वो भी सबका यूनिक ही हो सकता है, वरना दो जनों का अगर सेम मोबाइल नंबर हो, और समझ लीजिए मैं और इसे एक लोकेलिटी में हम दोनों रहते, तो मुझे फोन करे, उसको फोन आ जाए किसी की, मतलब मैं छोड़िए, मैं और कुछ बात बोलना नहीं चाहता, कि मैं बात को सभ्यता और सोबराइटी के अंदर ही रखना चाहता हूँ, तो ये बड़ा समस्या हो सकती है कि दोनों का नंबर एक हो जाए, ठीक है। चलिए, मैं दो अलग बात अभी वो अभी वो बात मैं अभी उस बात पे मैं उस बात पे भी अराइव नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इस पे हूँ। तो जो ये तो हो गया अब, लेकिन जब ये आपने अब तो ये आपने एक आम साइबर कैफे वाले ने एंट्री कर दिया आपके आधार की सारी 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 लिस्ट में, आधार आधार कार्ड से आपको बताता हूँ, जैसे आपका नाम, पिता का नाम, एड्रेस, एज, सब चीज आपकी एंट्री कर दी, आपके बायोमेट्रिक साइन ले लिए, ये उसने इंफॉर्मेशन आपको फॉरवर्ड कर दिया, या आपको एक किसी सिस्टम के थ्रू आपने इस चीज को एक एक सेंट्रल सर्वर तक पहुंचा दिया, ठीक है। अब जब ये आधार कार्ड या आधार जिसम कहते हो जब बनेगा, तो इसी तरीके से भारत के 150 करोड़ लोगों का नाम पहुंचेगा। समझ लीजिए, अगर बहुत एग्जांपल रिलेशनल डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है, तो एक सिटी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल कर्नाटक में बेंगलोर है, मुंबई है, पुणे है, हिमाचल प्रदेश में शिमला है, ऐसे सिटीज होंगी। अब सिटीज में भी वो वैसे, आप देखिए सिटीज में भी वो होता है आपका पुलिस स्टेशन के पुलिस, वो आपका सिटीज में भी आपका मोहल्ला होता है, थाना होता है, ऐसे ऐसे डिफाइंड होते हैं, जैसे किसी, अब समझिए इलाहाबाद इतना बड़ा सिटी है, 65 लाख लोग, मैं सुनता था एक समय, तो हर अगर पूरा डिस्ट्रिक्ट को मिला तो हर एक लोकेलिटी है, जो पिन कोड कहते हैं, 21100 समथिंग 5, अब पिन कोड का जो चेंजिंग होते हैं, उससे उससे डिफ्रेंशिएशन होता है कि कौन सा एरिया कौन सा है। तो जनरल पोस्ट ऑफिस है, वो सबसे पहला रहता है 001 में, तो सिटी का जनरल पोस्ट ऑफिस जो रहता है, मैं आपको समझा रहा हूँ इस चीज को मैं, तो थोड़ा ध्यान सुनिएगा, समझिएगा इस चीज को, ठीक है, मेरी बात को, ठीक है। तो जब आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, पिता का नाम, उस आदमी का नाम, उसके बेटे का नाम, और क्या नाम है उसका डेट ऑफ बर्थ, और बायोमेट्रिक सब आपने जब एंटर कर दिया, तो जब ये पहुंचा सेंट्रल सर्वर में, तो समझ लीजिए कि एक 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 भारत में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, पड़ा था 750 के आसपास डिस्ट्रिक्ट है, यूपी में शायद 80 डिस्ट्रिक्ट, यूपी में यूपी जहाँ में 80 डिस्ट्रिक्ट है, 5 डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट 700। अब अगर हम मिनिमम मान ले हर डिस्ट्रिक्ट में, समझ लीजिए, तो हो नहीं, मतलब बहुत ही गलत कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक डेटाबेस हो नहीं सकता, हर डिस्ट्रिक्ट में कितने मोहल्ले होंगे, कितने थाने होंगे, लेकिन चलिए हर डिस्ट्रिक्ट को अगर हम मिनिमल एक यूनिट मान लेते हैं, एक यूनिट एरिया या यूनिट प्लेस मान लेते हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट से जो है, आपका जो हर डिस्ट्रिक्ट है, समझ लीजिए कि उसे उसका एक डेटाबेस है। अब ये 750 डेटाबेस मिलके एक बहुत बड़ा एक सुपर डुपर एक डेटाबेस बना रहा है। रिलेशनल डेटाबेस कॉन्सेप्चुअलिटी से भी आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन ये तो जब ये सब इंफॉर्मेशन मिल रही है, इलाहाबाद से मैं, उत्तर प्रदेश से मैं हूँ, कोई समझ लीजिए मतलब पूरे इंडिया में आप देख लीजिए, हर डिस्ट्रिक्ट से, मैं प्रयागराज से हूँ, कोई किसी और डिस्ट्रिक्ट से, फ्रॉम द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट टू साउथ मोस्ट पॉइंट, फ्रॉम द ईस्टर्न पॉइंट टू द वेस्टर्न पॉइंट, विद इन द मैप एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और मैप ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की आज बात नहीं करता हूँ, वो अभी छोड़ देता है, सिर्फ टेक्निकल बात करते हैं, ठीक। तो ये जो पूरा जो ये है, इन सब का जो है, इन 750 डिस्ट्रिक्ट का 741 है, मैं अगर गलत नहीं हूँ, 741 डिस्ट्रिक्ट का एक इंडिविजुअल आपका डेटाबेस बनेगा, और उसका एक रिलेशनल डेटाबेस, ऐसे मैं गलत कह रहा हूँ, 740 है, एक डिस्ट्रिक्ट का एक डेटाबेस नहीं बन सकता,
प्रयागराज में, इलाहाबाद में 65 लाख लोग रहते हैं, उनका एक डेटाबेस थोड़ी बन सकता है। उसमें डिस्ट्रिक्ट में भी जैसे आप जानते हो 211,002 है, 211,001 है, 211,003 है, ऐसे सिटीज के एरिया, जैसे आपको मैंने बताया ना जनरल, जो आपका सबसे बड़ा जो, अगर आप हमारे मेरे इलाहाबाद प्रयागराज में जाए तो जो नेताजी की मूर्ति है सुभाष चौराहा जिसे कहते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है। वहीं पर फिर शास्त्री रोड आता है पीछे, फिर महात्मा गांधी रोड आता है। मैं आपको एक छोटा एक उदाहरण बताता हूँ इस माध्यम से। तो इससे तो ये, लेकिन अगर हम एक मान लें कि एक डिस्ट्रिक्ट सबसे छोटा यूनिट है, तो 741 डेटाबेसेस का एक कॉम्बिनेशन बनेगा जो पूरे भारत के जो है आधार कार्ड को गवर्न करेगा। ठीक है, जैसे भी बहुत बहस हुई थी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन की, तो आज के समय कोई हाथ से काम नहीं हो सकता, कंप्यूटराइज्ड वर्क है। अगर आपको मोबाइल भी लेना है तो आपको अपना आपको मोबाइल सिम लेना है, आपको ये जो है आपका आधार कार्ड में मैं अपने घर वालों को सिम दिलवाने गया था, तो मैं गया बीएसएनएल ऑफिस, उसने प्रिंट मांगा, आधार कार्ड आ गया, सिम क्रिएट हो गया। यहाँ तक तो बैंक में मैंने सुना आधार कार्ड से आप पैसा भी निकाल सकते हैं, सुना है, आई एम नॉट सीन इट अभी भी। ये तो इस आधार कार्ड से आप आधार कार्ड में नहीं कहता, ये तो अब सुनते सुनते मैं भी आधार कार्ड के चक्कर, आधार कहते हो तो कार्ड, तो ये तो सभी को राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, और क्या पासपोर्ट तो अलग हो गया, चलिए वो, और क्या नाम है, ये सारे कार्ड हो गए। ठीक है, तो अब तो इससे आपकी यूनिक रिकॉग्निशन मिल गई। तो ये चीज जो है, ये आपका एक सब डेटाबेसेस है, ये एक सुपर डेटाबेस बना रहे हैं, जिसको कि भारत के पूरे आधार कार्ड की सॉरी आधार का वो एनरोलमेंट से, वो एनरोलमेंट है उसका आधार नंबर जिसे कहते हैं, 12 डिजिट का नंबर, उससे वो सब आदमी आइडेंटिफाई हो रहे हैं। ठीक है, अब ये हो रहा है। ठीक है, अब हाथ का काम, वो हैंड का वर्क तो अब हैंड हो सकता है कुछ लोग करें, लेकिन जो मैनुअल वर्क अब बहुत हद तक नहीं चल सकता, क्योंकि आप एक दुकान में भी जाते हैं, आप एक चाय पीते हैं, एक ब्रेड खाते हैं, तो उसका ही पैसा आप जो है इससे दे रहे हैं, पेटीएम से पे कर रहे हैं। ठीक है, इससे तो इस तरह का डिजिटाइजेशन है। आपका आधार कार्ड लिंक होता है आपके अकाउंट के साथ, आपका मोबाइल के साथ आपका आधार कार्ड लिंक होता है। मैं आपको समझा रहा हूँ लिंकिंग का मतलब क्या होता है। तो ये क्योंकि आधार कार्ड एक प्राइमरी की है, तो अकाउंट के साथ लिंक होगा तो और स्ट्रॉन्ग उसका पोटेंशियल हो गया। अकाउंट अपने आप में भी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, लेकिन जब आधार कार्ड के साथ, तो आधार कार्ड के साथ जो कॉन्केटिनेट हो गया, जब आधार कार्ड और अकाउंट दोनों एक साथ मिल गए, तो वो फिर ज्यादा और स्ट्रॉन्ग उसमें बाउंडेशन आ गया। मोबाइल के साथ भी ये कहते हैं कि मोबाइल के साथ आधार नंबर जोड़िए, आधार को पैन के साथ जोड़िए, आपने सुना होगा इस चीज को। इसका मतलब ये सारे यूनिक की को अगर मिला आप देंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके सारे बनेंगे, आपके साथ धोखाधड़ी होने का संभावना बहुत कम है। मैं आपको ये छोटा चीज आपको ये समझाता हूँ। ठीक है, तो ये एक फंडामेंटल आइडिया हुआ जो कि है। तो ये जो सारी चीजें, आपका ओला हुआ, उबर हुआ आपका, या आपका जो जोमेटो हुआ, या आपका जो है क्या कह लीजिए, अरे ये फेसबुक है, व्हाट्सएप नहीं, इंस्टाग्राम है, ये सब जो है वेब डेवलपमेंट या वेब टेक्नोलॉजी के, फेसबुक हुआ आपका, फेसबुक हुआ आपका, ये आपका अरे फेसबुक, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम, ये सारे जो वो है, मतलब कि इसका ये जो चीजें हैं। फिर आपका जो ओला उबर का जो आप करते हैं, आप बुक करते हैं, रूट बुक होता है, स्विगी में आप जो खाना मंगवाते हैं फॉर एग्जांपल, ये सब जो है, ये वेब टेक्नोलॉजी, टू बी वेरी एक्यूरेट, वेब प्रोग्रामिंग और वेब डेवलपमेंट का ही एक रूप है। ठीक है, इसको ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम जो आपका होता है, बैंक का, एसएससी का, या जो भी सब बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, और जो उसको आपके क्या, जो पहले हम लोग बच्चे थे तो ओएमआर शीट पे होता था, एक आंसर के 4 होते थे, एक गोले पे वो करना होता था। अब ओएमआर शीट के पूरा चीज ऑनलाइन आ गया, एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन है, एक में आपको टिक करना है, और वो है जो पूरी तरह से होता है भारत में जो सबसे ऑथेंटिक एग्जाम्स होते हैं, सबसे अच्छे बड़े बड़े एग्जाम होते हैं। ठीक है, ये चीज मैं आपसे शेयर करता हूँ, या आपसे बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये जो चीज है पूरी, जो कंट्रोलिंग है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक आम जो साइबर कैफे वाला भैया, उसने आपका सारा इन्फॉर्मेशन लिख के उसने क्लिक कर दिया सबमिट पे। ठीक है, आपको एक पर्चा या आपको एक फॉर्म पकड़ा दिया कि साहब ये आपका हो गया, अब 1-2 महीने बाद आधार कार्ड का आप ले लीजिएगा। इसने तो एक सेंड कर दिया अप टू द सेंट्रल सर्वर इन न्यू दिल्ली फॉर एग्जांपल, लेकिन सर्वर अब कैसे उसको यूज करके एक आधार कार्ड या आधार क्रिएट करेगा, आधार का निर्माण करेगा, और एक यूनिक उसका एनरोलमेंट नंबर या यूनिक आधार नंबर प्रोड्यूस करेगा, ये पूरी जो चीज है इसको कहते हैं बैकएंड, या इस जो ये पूरी टेक्नोलॉजी, जो पूरा माइंड, ये जो पूरा क्या कह लीजिए, मैं प्रोग्रामिंग कहूंगा तो शायद बहुत लोगों को बड़ा शब्द लग जाएगा, ये जो पूरी जो मेथोडोलॉजी है, इसको कहते हैं
इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग कहते हैं, या जिसको इसको कहते हैं द कोर ऑफ द इशू। ठीक है, मैं फिर कहता हूँ, ध्यान सुनिएगा मेरी बात जो मैंने कहा। दो एग्जांपल दूंगा, पहले ये वाला। तो जैसे समझ लीजिए आपने एक साइबर कैफे में गए, आपने कहा भैया मुझे आधार कार्ड बनाना, आधार बनाना है। उसने आपसे सब दिया, पिता का नाम, आपका नाम, एज, एड्रेस और सब कुछ आपसे लिया, और आपको उसने 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 वो भेज दिया, सबमिट बटन दबा दिया। ठीक है, आपने देखा होगा, और आपको पेज दे दिया, सर ये इसका एक रिसिप्ट है, इसको आप दिखाए किसी भी शॉप से आधार कार्ड ले सकते हैं, किसी भी शॉप से। ठीक है, उसने तो एक कंप्यूटर वाले भैया ने उसको सबमिट कर दिया, लेकिन जब वो सेंट्रल सर्वर में पहुंचा, आपके इंडिया के डिस्ट्रिक्ट का होते हुए सेंट्रल सर्वर पहुंचा, क्योंकि आप भारत के एक नागरिक हैं, तो उसका एक आधार नंबर क्रिएट हुआ, और उसका पूरा चीज आपके कार्ड में आया, या आपके आधार में आया, जो कि आपके पास सबके पॉकेट में, सबके उसमें रहता है। ठीक है, ये जो पूरी मेथोडोलॉजी है, ये जो पूरा जो उसकी डिजाइनिंग है, पूरा जो उसकी मॉडलिंग है, डिजाइनिंग है, इसको कहते हैं मेन प्रोग्रामिंग, या इसको कहते हैं मेन फंडामेंटल प्रोग्रामिंग। अब बैकएंड भी इसको कह सकते हैं, बैकएंड ही कहना ज्यादा उचित होगा। और जो आपके सामने दिखता है, जैसे कोई आदमी, फेसबुक का एग्जांपल आप लीजिए। फेसबुक अगर आपने कभी, सबने सभी ने इंस्टाग्राम, फेसबुक में क्या होता है, आप एक अकाउंट खोलेंगे, कोई अपना नाम बताइए, फिर फादर का नाम, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मोबाइल नंबर, एक ओटीपी भेजेगा, आपको एक ईमेल आईडी भेजेगा। ये 5 चीजें फंडामेंटल है। आपका अकाउंट खुलेगा, पहले आपको खुलेगा, फिर आपको फ्रेंड लिस्ट आ जाएगा आपका, क्योंकि कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। मोबाइल में जितने भी आपके नंबर्स हैं, उनसे मैंने जितना समझा हो, मैं मुझे कोई टोक भी सकता है, वो उसका बाय कुछ लोगों का बाय डिफॉल्ट आपका नंबर आ जाता है, जिसका हो इंस्टाग्राम भी, अगर आप इस देखिए, ट्विटर को आप देख लीजिए, ट्विटर भी एक सोशल वो है, जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो ये हो। अब फेसबुक में पहले दिन आपने जब पहली फोटो अपलोड की, अपनी फोटो अपलोड की, वो फोटो जो है, वो फोटो आपकी आ गई, पोस्ट बन गया, और वो फोटो सबने देखा, उसमें किसी ने लाइक किया, किसी ने उसको कमेंट किया, फिर ऐसे अब शुरू होता है। तो उसमें आप 1000 दिन फेसबुक पे, तो आप समझ लीजिए अपने 200 डेज ही कोई कमेंट, आपका बर्थडे हुआ है, आपके फ्रेंड की शादी है, आपके फादर मदर के मैरिज, आपके फादर मदर, समझ लीजिए हैप्पी न्यू ईयर आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ भी करें, आप उस फोटो को खींच के आप फेसबुक पे उसको अपलोड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, ट्विटर पे भी कर सकते हैं। देखिए बच्चन साहब और सब लोग ट्विटर को यूज करते हैं। तो ये सब तो एक आउटसाइड चीज है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल फेसबुक आप अगर खोलिए, अपने किसी फ्रेंड का अकाउंट खोलिए, तो पिछले 30 महीने में उसने जितने भी अपलोड किए हैं, आपने किए, ये तो एक आउटसाइड चीज दिख रही है आपको। तो इसको हम एक आउटसाइड व्यू कहेंगे, फ्रंट व्यू कहेंगे। जिसे इसके पीछे की जो मेथोडोलॉजी है, इसके पीछे का जो डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट है, जो जो पूरी मॉडलिंग है, डायनामिक मॉडलिंग है, स्टैटिक मॉडलिंग है, थोड़ी बहुत बड़ी बात है उसमें नहीं, वो जो डिजाइनिंग है, इसको कहते हैं जो मेन प्रोग्रामिंग है, या जो मेन बैकएंड, जो आपकी जो प्रोग्रामिंग कह लीजिए, या उसकी पूरी जो कॉन्सेप्चुअलिटी है। क्योंकि देखिए मैं मेरी जो मेरे लेक्चर से काफी आम लोग सुनते हैं, माफ कीजिएगा। तो सबको अगर सबके लिए अगर बहुत ही कठिन शब्द का, टेक्निकल शब्द का प्रयोग करूं, तो वो बहुत लोग नहीं समझ सकते, तो उनको बहुत आसान भाषा में समझाना पड़ता है। तो इसलिए मैं अपनी भाषा को बहुत आसान रखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये चीज है। तो इसका मतलब अब मैं इसको शुरू से 1 बाय 1 बताता हूँ। देखिए, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि जो मैंने आज का पूरा लेक्चर दिया आपको, इसका ये कहने की कोशिश कर रहा था, और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है कि जो मैंने आपको बताया कि मेरे फ्रेंड ने फोन किया कि यार तू अब तो टेक्निकलिटी गई, अब तो तू सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत की बात करता है, और नेतागिरी की बात। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि यार मैंने जितने 95% समय जिस चीज को दिया, उसी के बारे में ऐसा करा, तो आज उसी खुन्नस में मैंने इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो मैंने आपसे कहा कि क्यों एक इंसान इंटरमीडिएट में, हाई स्कूल में अच्छा परसेंटेज पाने की सोच सकता है, लेकिन वो सबसे आईआईटी में लिए अनटचेबल है। वो मानसिकता आपको भरी जाती है आपके आपके सब सोसाइटी में। ठीक है, अगर आप इंटरमीडिएट में जो फिजिक्स का या मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, कैलकुलस हुआ, चाहे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फंक्शंस, लिमिट हुआ, या जो फिर आपका ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट है, या मैग्नेटिज्म है, काइनेमेटिक्स है, थर्मोडायनामिक्स, सारी कॉन्सेप्ट एक है। तो फिर, और उसी कॉन्सेप्चुअलिटी पे ही क्वेश्चन है। आपको नहीं पता चला, आईआईटी क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हर साल, बहुत ही फ्रेश क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे आईआईटी वाले उसको उसको आईआईटी वाले वो करते हैं, मतलब आपको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, आपको जो पास करके आपको आईआईटी पे सिलेक्शन मिलता है। मैं जस्ट आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, इस चीज को एग्जांपल के थ्रू आपको आप तक ये चीज कन्वे, मैं आप सभी मेरे मित्र, और जो लड़के मित्र, लड़कियां मित्र, सभी को मैं जो मेल फीमेल जो मेरे जो सुनते हैं मित्र, सारे मेरे मेरे स्पीच को, मैं उनको ये चीज बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसी तरह से अगर आप, मतलब इसका मतलब कि आप सवाल लगाइए मैथमेटिक्स के, लेकिन कंसेप्चुअली आप मैक्सवेल लॉ, थर्मोडायनेमिक्स लॉ, क्या नाम है उसको, क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स, काइनेमेटिक्स, विस्कोसिटी,
बर्नौलीज थ्योरम और क्या नाम है, ये सब चीज को अगर आप पढ़ ले, मैथमेटिक्स में फंक्शन लिमिट, कॉम्प्लेक्स नंबर, टिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाइट, ये सब की कॉन्सेप्चुअलिटी है। क्वेश्चंस आर द वे टू सॉल्व अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये फिर ये तो चलिए बेसिक, ये तो एक चीज हुई। तो कंप्यूटर साइंस में क्या है, मैं आपने अपने 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 जीवन गाथा को बताई कि भाई जैसे आप जो कंप्यूटर साइंस में जो हम लोग जब हम लोग पढ़े, तो हम लोग को जो एक्सटर्नल पेपर होता था उसमें पेपर में लिखना है, तो पेपर में लिखने में सब याद करके नोट्स रट रट के याद करके लोग लिख देते थे। और जब प्रैक्टिकल का, तो प्रैक्टिकल वाले सर को ही पता है कि 1 घंटे में रन नहीं करा सकते, उनको ही पता है, तो सब एक लड़का प्रोग्राम बना, सब उसको कॉपी पेस्ट करके करके जो है करके नंबर सबको पता है, सबको ही पता है। कोई कौन सा कोई एग्जामिनर जानता है कि 2 घंटे में अगर ये इतना एफिशिएंट होते तो आईबीएम में आज क्यों ना होते। तो सबको, तो सभी को पता है, सभी लोग ऐसे देखे हम तो प्रैक्टिकल ऐसे होता है। अब जब ये मानसिकता इस तरह से घुस गई, अब जब भी जो कोई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ता है, कंप्यूटर साइंस पढ़ता है, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, तो वो उसको ये पता है कि हमको घर वालों को, मोहल्लेदारों को नंबर पाके अपनी कॉलर ऊंचा करना है, या कॉलर बड़ा दिखाना है, तो इसीलिए वो जो है इसको करता है। उसको पता है प्रैक्टिकल में तो हमको भी पैसे ही पास हो जाना, उसमें कुछ करना धरना तो है नहीं। तो उसको तो हम जब हम ही पढ़े, हमारे जो हमने हमने अपने छोटों को पढ़ने देखा अपने से, तो सिंपल था, एक लड़का प्रोग्राम बना कर सब लोगों को कॉपी पेस्ट करके, सर ये देखिए रन करा है, सर ये देखिए। तो और एग्जामिनर को भी पता था कि 50 में 50 बच्चे तो प्रोग्राम रन नहीं करा सकते, हो ही नहीं सकता क्या, 50 हो सकता है क्या? आप बताइए, अगर आपको लिंक लिस्ट का एक प्रोग्राम बनाना है, या पॉइंटर्स का प्रोग्राम बनाना है, या कोई सीरीज थोड़ा बड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम बनाना है, 1 घंटे में क्या हो सकता है? उसके एल्गोरिथम, अगर मैं एक ट्रू एग्जामिनर हूँ तो मैं लड़के से कहूंगा, भाई तुझे बेटा, तो आपको एक प्रोग्राम मिला, आप इसकी इसकी प्रोसेस या एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट मुझे बना के दिखा दो, मुझे और कुछ नहीं देखना। मुझे पता है वो 50 में से, अगर 50 में से हो सकते हैं क्लास में 20 बच्चे बहुत सही हो, वो इस प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। मैं बहुत ही लीनियंट वे में अपना अब खुद को रख रहा हूँ। लेकिन और जो 30 बच्चे, 50 में 30 बच्चे, वो प्रोग्राम लिख तो सकते हैं लेकिन उसको रन नहीं करा सकते। लेकिन अगर 50 में 50 ही सुपर डुपर वे में रन करा दे रहे हैं प्रोग्राम, तो क्या वो आइंस्टाइन के सीधे आइंस्टाइन के शिष्य हैं क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सभी को पता है, एग्जामिनर्स को भी पता है, और सबको पता है, एग्जामिनर को भी पता है कि देखिए ऐसा होना नहीं है, मुझे वो खातिरदारी करेंगे, मुझे पनीर और क्या अगर चिकन, अगर मैं नॉन वेज हूँ, और अगर पूरी सब्जी और खिलाएंगे, और मुझे उनको नंबर देके जाना है, क्योंकि ये है। तो ये चीजें हैं, आप सुनने में बहुत अच्छा ना लगे, तो जब ये इस कल्चर से आप और इस मानसिकता से आप बड़े होते हैं, तो फिर आप बाय डिफॉल्ट आईबीएम में सुपर डुपर रिसर्च टेक्नोलॉजिस्ट नहीं बन सकते। या क्या नाम है इसका, किसी भी कंपनी में, बड़ी कंपनी में, मैं आपसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मतलब कहते हैं ना, गुड पर्सन्स डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू द थिंग डिफरेंटली। गुड पर्सन्स डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू द थिंग डिफरेंटली। इसमें आपको सिंपल एग्जांपल दिया, फिर उसको रिपीट करता हूँ कि एक क्लास में समझ लीजिए 10 प्रोग्राम है, फेबोनिकी सीरीज, फैक्टोरियल, ये तो बेसिक में बता रहा हूँ, हाईली थोड़ा टफ हुआ, लिंक लिस्ट, हाँ, एरे और स्टैक। तो एक एग्जामिनर वो 10 साल से नहीं पता कि 50 में 50 बच्चे रन करवा देंगे, हो सकता है तो 1 घंटे में, सबको पता है। उन लोग कॉपी पेस्ट करके उसको चिपका के, मतलब उसको उसको रन का बटन दबा दिया, हो गया, उन्होंने कर दिया। एग्जामिनर को पता है कि हम नंबर कम दे नहीं सकते, उसको पहले ही बेचारे को लाने जाते, हम लोग जब पढ़ते थे हमको पता है, एग्जामिनर को लाने कार जाती थी, कार मेरे सर आइए, आपके लिए ये काजू बादाम है, आपके लिए वो है, पनीर की सब्जी है, पालक पनीर बनाया है। एग्जामिनर को खिला पिला के खुश किया, एक शर्ट दे दिया उसको। मैं आपको बता रहा हूँ, शर्ट और क्या, कुछ नोट शायद ना देते होंगे, पहले तो नोट भी देते थे, नोट नहीं, एक सेंट दे दिया, और एक वो दे दिया, घड़ी दे दिया। अब एग्जामिनर को पता है कि लिया है तो कुछ देना भी पड़ेगा, एग्जामिनर सबको नंबर देके चलो दे दिया। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, 4 साल कॉलेज में भी, स्कूल में भी, आप जब ये प्रैक्टिकलिटी, मैं आपको सिंपली, हम जब हाई स्कूल या इंटर में थे, तो हमारी मैम ने कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, यू डू द थ्योरी, वी विल गिव यू प्रैक्टिकल नंबर। तो अब इससे क्या होता है, जब आप इस कॉन्सेप्चुअलिटी से बाहर निकलते हैं, तो जैसे कहते हैं ना कि एक बार, कहते हैं सुनेंगे कि एक बार आप क्राइम में चले जाओगे तो उससे अच्छे रास्ते पे वापस आना बहुत कठिन है। तो इस टाइप की आप जब एक अपब्रिंगिंग करते हो खुद को, तो फिर आप जाके आप चाहते हो कि आप सुपर कोडर बन जाओ, आईबीएम में आपको 50 लाख का रुपए मिल जाए, या 10 लाख का पैकेज मिल जाए, तो ये बहुत कठिन है, क्योंकि आपकी जो बॉर्न एंड आपका जो कंप्यूटिंग का सेंस है, आपका जो कंप्यूटर साइंस का सेंस है, आपका जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की जो विचारधारा है, वही वही इसी सोच में बनी है। तो फिर आपको उस सोच को सीखते सीखते आपको 5 साल लग जाएंगे। ये चीज मुझे उस दिन नहीं पता था, जिस दिन मैं पास आउट होकर निकला था। सीडैक में कुछ धक्के लगे तो कुछ कुछ समझ में आई बात, लेकिन आज जब इतने मुझे हो गई, थोड़े 1-2 सफेद बाल भी हो गए होंगे,
तब जाके धक्के खाते खाते लात खाते खाते कहूंगा तो थोड़ा अपशब्द है, अनपार्लियामेंट्री है, नहीं बोल सकता, लेकिन सही है कि इतने चट्टानों को और धक्कों को खाते खाते इतनी 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 चीजें मैं आपको बताने की स्थिति में हूँ, हालत में हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए, पढ़ाई लिखाई जो है आप करते हैं, उसके साथ साथ आप में जो है एनालिटिकल एबिलिटी, प्रैक्टिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी जब तक नहीं होगी तब तक आप जो है वो गधा मजदूरी के ही काबिल हैं। ये है, जब आप थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल बोथ थिंग्स को आप यूनिफॉर्मली आप अटेंड करेंगे, उस चीज को यूनिफॉर्मली समझेंगे, तभी जो है आप जाके जो है एक चीज के आइडिया को समझ सकते हैं। कंप्यूटर साइंस पढ़ना है तो उसमें आइडिया को सबसे पहला, सिर्फ जावा में व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, व्हाट इज सिंगल इनहेरिटेंस, व्हाई मल्टीपल इनहेरिटेंस कैन नॉट बी अप्लाइड इन जावा, ये चीजें ये यहाँ से शुरू जब इंसान करता है तो रट के नंबर तो पा सकते हैं। व्हाट इज डेडलॉक, व्हाट इज राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो नंबर तो बस। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस समझना है तो उसके बेसिक ओवरव्यू को, बेसिक पृष्ठभूमि को, बेसिक स्तोत्र को, बेसिक इंटरप्रिटेशन को, बेसिक नैरेटिव को समझना बहुत जरूरी है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये पहले क्या था, फोर्ट्रॉन के समय ये कैलकुलेटिंग या सुपर कैलकुलेटिंग मशीन था। फिर वेब टेक्नोलॉजी आया, एक हुआ कि सारे जो वेब टेक्नोलॉजी, फेसबुक हुआ, अभी जैसे सुंदर पिचाई जी ट्विटर के हेड बने हैं, अभी जो वो गूगल के, अरे आप खुद समझिए ना, कभी आपने ये सोचने की कोशिश की कि गूगल में आप लिख देते हैं कि सचिन तेंदुलकर 142 तो, या सचिन तेंदुलकर 5 विकेट्स, वो कैसे आ जाता है? कभी आपने किया तो इसको, लेकिन कभी क्या आप, मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर से पूछ रहा हूँ, कभी आपने इसको सोचने की कभी, मैं श्योर कभी नहीं सोचा होगा, मैंने कभी नहीं सोचा बहुत दिन तक। आप सुन, तो गूगल के जो हेड है सुंदर सुंदर पिचाई साहब, या जो है आपके ये हैं अग्रवाल जी जो अभी ट्विटर पे गए हैं, या बहुत सारे जो है ये है, तो ये हेड बनने के लिए, और फॉर एग्जांपल ऐसे तो छोड़िए, मैं बोलूंगा ना, यूपी में तो आज भी सरकारी नौकरी नहीं है तो फिर इंसान ही आप नहीं है। हाँ, ये मतलब माफ कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, ऐसा मैंने बहुत जगह देखा है। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं कहूंगा बहुत चीजें, लेकिन अब तो बहुत दिन मैं छोड़ चुका हूँ अभी अपने घर को, लेकिन उस समय था जब बच्चा था। तो ये एक मेरी मेरी वैचारिकता है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। लेकिन आप गूगल के या यूट्यूब में क्या है, आप सिंपली आप बताइए, यूट्यूब में समझ लीजिए आपका एक वो है, आप जब यूट्यूब चलाते हैं, चलाइए, तो लिखा रहता है साइन इन थ्रू योर साइन इन, तो आप आप अपना जो ईमेल जीमेल का वो है, ईमेल एड्रेस है, उससे साइन करते हैं, ठीक है, साइन करते हैं। पहले मुझे पता नहीं था, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, पहले मैं कोई वीडियो देखता तो सब्सक्राइब लिखा रहता, तो मैंने एक बार पूछा गूगल में कि सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्राइब का मतलब होता है कि आप उस चैनल के साथ सीधा जुड़ जाए। मैं हाई लेवल सब नहीं, एक बच्चे को भुलाने के लिए बोल रहा हूँ, बच्चे का मन खोलने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। सब्सक्रिप्शन मतलब कि आप सीधा उससे कनेक्टेड हो गए और उसके सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, आपके यूट्यूब में वो आ जाएंगे। सब्सक्रिप्शन का मतलब यही हुआ, वो कहते थे, मुझे आज भी याद है, आपने इतना अच्छा वीडियो देखा, आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने का कष्ट करें, ये सब वीडियो में खाया था। मुझे समझ सब्सक्राइब का मतलब, सच बता रहा हूँ, मेरी मदर ने एक दिन कहा कि वो मुझे एक डिश का जो है वो दे दो बेटा, यूट्यूब में दिखा दो। उनका मम्मी ये देखिए, तो उसमें फिर लिखा आपने इतना अच्छा डिश देखा, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन का मैं आपसे ये कह रहा हूँ, तो ये जो मॉडलिंग है यूट्यूब में कैसे आपने कि अब आपका एक चैनल बन गया, अब आपने अपने बर्थडे का वीडियो, अपने अपने क्रिकेट मैच का वीडियो उसमें अपलोड किया, तो ये ऐसे करके जितने भी सारे वीडियो सब्सक्राइब, कोई जैसे भारत का सरकार कुछ वीडियो अपलोड कर रही है, समझ लीजिए आईसीसी कुछ वीडियो अपलोड कर रही है, फुटबॉल आई आई फीफा कुछ अपलोड कर रही है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कुछ अपलोड कर रही है, और क्या मैं आपको बताता हूँ, और आइस हॉकी फेडरेशन ऑफ द वर्ल्ड, या आपका ओलंपिक एसोसिएशन कुछ वीडियो अपलोड कर रही है, ये भी तो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा जो कहने का अर्थ है, और मैं जो कहना आपसे ये कहने का बहुत ही प्रयास करता हूँ कि जैसे ये फेसबुक है, ये जैसे आपका ट्विटर है, ये जैसे यूट्यूब है, ये जैसे आपका ये यूट्यूब है, फिर आपका जो है जो आपका आधार का सिस्टम है, बैंक कोर बैंकिंग का सिस्टम है आपका, ये सारे, और आपका क्या, मैं क्या कह रहा था, आपका जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का पूरा जो प्रोसीजर है, ठीक है, ये सारी जो मैंने आपको कथाएं अभी तक बताई, व्याख्याएं की, ये सब चीज आपको बताया, तो इन सब का जो मॉडलिंग है, इन सब का जो क्या कह सकते हैं, इन सब का जो डिजाइन एंड स्ट्रक्चर है, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक आप वेब प्रोग्रामिंग नहीं समझ सकते।
मुझे आज भी याद है जब मैं मेरा फाइनल ईयर में 300 नंबर का वो था, तो हमारे घर मतलब घर के जो वो बहुत लोग, "अरे इसको इसको छोड़ना मत, इसको इतने अच्छे से करना 300।" और मुझे याद है मैंने 3 महीने कोचिंग की थी वो ASP.NET सीखने के लिए, सॉरी MS.NEट, MS.NEट शायद, MS.NEट को लर्न करने के लिए आई हैव डन कोचिंग। 60,000 की 1 महीने की उसकी वो थी, फीस था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कैसे करना है, ठीक है। और हमने जब इसको शो किया था अपने टीचर को, बहुत खुश हुए थे वो। और मुझे 280 नंबर थे, तो घर वाले भी बहुत खुश थे। और हमारा परसेंटेज, क्योंकि इंजीनियरिंग में 25, 50, 75, 100, 25, 75, 25, 50, 75, 100 ऐसे मार्किंग होती है। तो फाइनल ईयर में जो अगर आप अच्छा पा जाए तो पूरे मार्क्स को आपको ऊपर कर सकता है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण के तौर पे कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसी कारण जो है ये हुआ, ठीक है। लेकिन ये तो हमने कर लिया, याद कर लिया, लेकिन अब हम कहते हैं कि अगर आपको ये सारे वेब डेवलपमेंट समझती हैं, वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को आपको आपको आत्मसात करना है, ठीक है, ये आप समझना है, तो आपको सबकी मॉडलिंग, सबकी सबकी जो है, क्या कहता हूँ मैं, सबकी जो है स्ट्रक्चराइजेशन, सबके डिजाइन को समझना बहुत जरूरी है, और तब आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये जैसे मैं आपको सिंपली दिखाना चाहूंगा। ये बुक है, इसको कोई हर्बर्ट सी कहते हैं, बहुत पॉपुलर बुक है ये। और ये मैं इसका बहुत नाम हूँ, लेकिन मेरी फेवरेट जो बुक है, मैं जिसे बहुत ही मानता हूँ, और जिसके सामने मैं हर समय कहूँगा उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, वो ये एस.सी. वर्मा है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है। इसको देख के मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मैं आज भी कहता हूँ कि फिजिक्स जो है सब्जेक्ट का किंग है। वो आप में फिलोसफिकल व्यू बहुत डालता है, फिलोसफिकल थिंकिंग, विचारधारा, कॉजलिटी ऑफ थॉट, फिर मैथमेटिक्स, और फिर फिजिक्स और मैथमेटिक्स का मिलन है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये मेरी बुद्धि है, ठीक है। ये मैं बहुत ही फिलोसफिकल बात कर रहा हूँ। किसी स्टूडेंट को पास करने के लिए ये लिख के देगा तो वो उसका बहुत भला नहीं होगा। उसे तो लिखना पड़ेगा कि डेटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, वेरिएबल क्या कहते हैं, फिर उसे लिखना पड़ेगा फॉर लूप किसे कहते हैं, एंड लूप किसे, सॉरी वाइल लूप किसे कहते हैं, डू वाइल किसे कहते हैं। दूसरा चैप्टर आता है, थर्ड चैप्टर आपका आता है कि मैं जावा के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। थर्ड फोर्थ चैप्टर होता है आपका कि अरे क्या आपका क्या इनहेरिटेंस क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम क्या होता है, उसमें पॉलीमॉर्फिज्म, और क्या नाम है, इनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, ये चीजें आती हैं। फिर आपका आता है इंटरफेस की क्या जरूरत है, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों नहीं हो सकता, ये होता है। फिर आपका एरर जजमेंट आता है, थ्रो आउट ऑफ एरर। सो फॉर एग्जांपल आपने समझ लीजिए एक नंबर को 0 से डिवाइड किया, तो ये मैथमेटिकल एरर है, सॉरी ये मैथमेटिकल वो मतलब इसका इनफाइनाइट वैल्यू है। तो इसलिए थ्रो, आप जब इसको ये जब एरर थ्रो करेगा, तो मतलब ये पूरा एरर एरर डिटेक्शन सिस्टम या एरर करेक्शन सिस्टम जो है, जिसको थ्रो, तो जिसको जिसको कहते हैं कि जैसे मैं आपको समझाता हूँ। मैथमेटिकल एरर है, एक स्टैक आउट ऑफ बाउंड एरर है। समझ लीजिए कि जैसे कि अगर जिस कैपेसिटी से बाहर मतलब, लेकिन आप क्योंकि बहुत नॉन कंप्यूटर वाले लोग भी मेरा बात सुनते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एरर है वो होता है, उसको मैथमेटिकल एरर कहते हैं, जो 0 से डिवाइड कर दिए इनफाइनाइट आ जाएगा। तो फिर वो थ्रो इस तो कैच स्टेटमेंट में अगर आप लिखेंगे, तो उसमें अगर आप समझ लीजिए 0 से आप डिवाइड करें, फिर कैच में अगर आप लिख देंगे कि द डिवीजन इज इम्पॉसिबल बिकॉज द डिनोमिनेटर इज 0। तो ये है, तो इसको कहते हैं एरर सेटलमेंट। अगर मैं कहूँ, बहुत फास्ट में बात कर रहा हूँ। फिर आता है कलेक्शन फ्रेमवर्क, फिर ये तो चीज, फिर आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, फिर आपका आता है आपका फिर ये सब चीज हुआ, फिर ये हुआ। लेकिन फिर ये हुआ आपका आम रूप में कोड जावा हुआ, जो बेसिक्स चीज है उसमें। लेकिन फिर जो एडवांस जावा, उसमें शुरू होता है आपका पहले JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, फिर आपका हाइबरनेट, स्प्रिंग, फिर J2EE स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क, जो कि मैंने पढ़ा था HP, वो भी मुझे पता नहीं था। मुझे एक लड़के ने बताया कि थर्ड ईयर में वो क्या कहते हैं, वो करना बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग में अच्छा नंबर आ गया तो वो शान शौकत बढ़ सकती है। तो ये सुनने में आया था। HP से हमने किया था स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क, फिर हाइबरनेट है, फिर आपका स्प्रिंग है। लेकिन इन सब की जगह आप वैचारिकता को आप समझेंगे, विचारधारा को समझेंगे, तो ये सारे वेब डेवलपमेंट है। जैसे कि वेब डेवलपमेंट या वेब प्रोग्रामिंग या वेब डेवलपमेंट इश्यूज के लिए, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये आपका जो है, जो सारी जो होते हैं, जैसे कि आप अगर बैंक अकाउंट भी आप करते हैं, कोर ब्रांचिंग है, तो आप जो पूरा ATM का जो कॉन्सेप्चुअलिटी है आपके 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 या कार्ड स्वैपिंग का है भाई। अब आप ATM कार्ड का यूज कर रहे हैं, समझ लीजिए कहीं पर, या ATM कार्ड से हम पैसा निकाल रहे हैं ATM से, तो
तो वो भी तो एक कोर बैंकिंग से आता है, और उसका एक यूनिक अकाउंट हो, अकाउंट यूनिफॉर्म नॉट यूनिक अकाउंट तो होना बहुत आवश्यक है तभी। तो ये सारी चीज वेब वेब प्रोग्रामिंग या वेब डेवलपमेंट या जिसको कहते हैं फ्यूचर वेब डेवलपमेंट, या फंडामेंटली वेब टेक्नोलॉजी के दायरे में आता है। ठीक है, तो चलिए आज बहुत हो गया यहाँ तक, अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बस एक ही चीज आपसे कहता हूँ कि किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, जो मैंने जब मैं सिविल सर्विस और गवर्नमेंट सर्विस अपने घर वालों के कारण, तो मैंने जब पढ़ाना शुरू किया और मैंने धक्का खाया सबसे पहली बार जब पढ़ाने पहुंचा मैं, तो मैंने उस समय समझा कि एक बच्चे को इंजीनियर कहलाने के लिए, उसमें इंजीनियर कहलाने के लिए पास होना तो आवश्यक है, लेकिन उसमें इंजीनियरिंग की उस बेसिक वैल्यूज, उस बेसिक सोच को डालना बहुत जरूरी है। और वो तभी आ सकती है, जैसे मैं कंप्यूटर साइंस के परिप्रेक्ष्य में अगर कहूँ, तो तभी आ सकती है जब वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के मूलभूत विचार को समझ पाएगा, मूलभूत स्तोत्र को, मूलभूत मूलभूत पृष्ठभूमि को समझ पाएगा। व्हेन ही अंडरस्टैंड द narrative of the subject, when he understand the basic background, when he understand the basic conceptuality, if he directly jumps to ASP.NET or J2EE with Struts framework or Hibernate, then he will do an accident. He had to start from Fortran, the history of Fortran, or the history of vacuum tubes. It is the history of transistor, the history of VLSI. All of these are the artificial intelligence, first generation, second generation, third generation, fourth generation. What was abacus? I think these are very fundamental things to know the idea of web development. The idea of web development can be understood if you understand the whole history of computer science, or the whole पृष्ठभूमि, what is the base ground or background of computer science and engineering or computer science. Unless and until you understand the basic history or basic background of the computer science is science subject, then you cannot directly jump onto J2EE with Struts framework, right? मेरे पास वो बुक भी है, मैं झूठ नहीं कहता आपको। ये देखिए, ये है वो J2EE with Struts framework की बुक, जो मैंने वो किया था, HP से ट्रेनिंग किया था, ये मेरे सामने है। तो इस पे सीधा जंप करने से पहले आपको एबकस क्या था, फोर्ट्रॉन क्या था, फोर्ट्रॉन बाद में आया, एडवैक क्या था, एनियाक क्या था, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ट्रांजिस्टर, फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ों की जब आइडिया आपको होगा, तब आप वेब डेवलपमेंट को बड़ा ही इजीली समझ पाएंगे। वरना मेरी तरह ही होगा कि पहले माँ और चाचा के डर से, ताऊ जी के डर से बीटेक पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद समझ में आएगा बीटेक के बाद करे क्या, क्योंकि ये, और फिर कुछ साल बाद जब धक्के खाते खाते समझ में आ जाए कंप्यूटर साइंस का असली मतलब क्या है। तो ये मेरी बात है, बस यही कहना चाहता हूँ कि नैरेटिव को समझिए, पृष्ठभूमि को समझिए, बेसिक बैकग्राउंड, स्तोत्र का जो 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 मुख्य पहलू है उसको समझिए, तब आप जाके आज का वेब डेवलपमेंट और स्ट्रट्स फ्रेमवर्क और पाइथन और ये DBMS और एसक्यूएल या अगर आप DBMS की SQL की बात करें, या तो DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिंपल है। अगर आप, पहले मुझे बहुत डर लगता था डेटाबेस मैनेजमेंट, ये DBMS क्या होता है, बहुत ये बड़ा भाई सिंपल, एक रो है, कॉलम है, सिंपली जैसे होगा। आधार में आपका एक आधार नंबर है, पिता का नाम है, आपका नाम है, आपका एड्रेस, आपका वो है बायोमेट्रिक्स है, और आपका जो है डेट ऑफ बर्थ। मैं एक मोटा मोटी करो, बहुत एक्यूरेट नहीं बोल। अब इसको एक डेटाबेस में रखा है। अब समझ लीजिए, हमको भारत की सरकार को उन सभी लोगों के नाम चाहिए जिसके 60 साल के ऊपर है, तो रिट्रीव करना है, तो भी एक ऑप्शन दे दीजिए आप कि भाई व्हेन एज इज ग्रेटर देन 30 सिलेक्ट ऑल ऑफ दोस रोज, तो सारे नाम आ गए। भारत के गवर्नमेंट को चाहिए कितने लोग 20 के नीचे हैं, समझ लीजिए आर्मी का वो है, तो लेस देन 20 भारत के लोगों को गवर्नमेंट को चाहिए सबका, इलाहाबाद के सबका, प्रयागराज के सबका, तो वेन डिस्ट्रिक्ट इज इक्वल टू इलाहाबाद या प्रयागराज, स्टेट इज इक्वल टू यूपी। तो सही ये इसको कहते हैं DBMS, इसको कहते हैं रिट्रीविंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस, या सिलेक्टिंग रोज एंड कॉलम्स, या सिलेक्टिंग रोज इंफॉर्मेशन ईच एंड एम्प्लॉय। तो ये चीज जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग तब आप में आएगी, जब आप उसके स्तोत्र को या उसके बेसग्राउंड को समझ पाएंगे। आप सीधे जब मारेंगे पाइथन पे, आप उस पे पाइथन तो नाम ही ऐसा खतरनाक है, आप सोच सकते हैं, या सीधा आप J2EE स्ट्रट्स फ्रेमवर्क के आप जब हाइबरनेट और क्या क्या कहते हैं उसको, अरे मैं नाम बोल रहा हूँ, JDBC पे आप सीधा जब मारेंगे तो पैर टूटने का बड़ा खतरा है। तो इसीलिए कंप्यूटर साइंस सीखना है तो सबसे पहले एबेकस पे आइए, फिर चार्ल्स बेबेज की स्टडी को पढ़िए, फिर फोर्ट्रॉन को पढ़िए, फिर सुपर कंप्यूटर की मॉडल, फिर आपका जो है एडवैक और इनियाक, इसकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़िए,
सो माइक्रो प्रोसेसर या मदरबोर्ड का क्या कॉन्सेप्चुअलिटी पड़ी है, सारे जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, उसमें क्या क्या लैंग्वेज थी, फर्स्ट जनरेशन में क्या था, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर कब आया, थर्ड में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया कि नहीं आया, ये पूरा पढ़िए। जब इस चीज को आप पढ़ लेंगे तब आप इजिली जो है वेब डेवलपमेंट को समझ सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जो कि हमारे माँ बाप की खाती है, हमारे खानदान, हमारे परिवार का डर है, नंबर नहीं पाएंगे तो कैसे मोहल्ले में अपनी जय जयकार करवाएंगे हैं। तो ये है, ठीक है। तो अब भारत का ये सिस्टम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो एक आम इंसान हूँ। एक आम इंसान समाज से नहीं लड़ सकता, एक आम इंसान सोसाइटी से नहीं टक्कर ले सकता, उसको झुकना पड़ता है सामाजिक बंधन के आगे। ये मेरा बहुत ही कठोर अनुभव है, अब आप लोग तय कीजिए। तो धन्यवाद। मेरी अगर बात अच्छी लगी हो तो कृपया करके मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। अत्यंत धन्यवाद।